बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ जो है वो अच्छा हुआ होगा। कोशिश किया करें कि दिन का आगाज़ जो है वो एक लाइट से ब्रेकफास्ट के साथ, और मैं हमेशा कहता हूं कि एक एक्सरसाइज को मामूल का हिस्सा बनाएं, ताकि जब आप एक एनर्जाइज्ड वे में अपने दिन का आगाज़ करेंगे तो आपके आने वाला दिन जो है वो अच्छा गुजरेगा। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हमने आज बात करनी है एजुकेशन के हवाले से, क्योंकि टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो रही है। इसकी वजह से हमारे जो बच्चे हैं उनके जो नशोनुमा है और जो उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं उनके ऊपर ख़ासा इम्पैक्ट पड़ता है इस टेक्नोलॉजी की वजह से। इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद होंगे अली शेर जाफरी, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन स्पेशलिस्ट हैं। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद होंगे वसीम शहजाद, जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं रोही टीवी। अस्सलाम वालेकुम वसीम। क्या वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, करम मालिक का बेहद एहसान। बहुत शुक्रिया जी, आपने वक्त दिया। आपने अपना वक्त दिया जी, अपने मसरूफ़ वक्त में से आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। जी, आते हैं। वसीम, आपके दिन का जो आगाज़ है वो किस तरह होता है? नमाज़ पढ़ने के बाद या किस टाइम पे आप उठते हैं? पूरा अपना ज़रा रूटीन समझाइएगा। हाँ, ये बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि इसको रूटीन को फॉलो करना सबसे बड़ा मसला होता है। हर बंदा चाहता है कि वो सुबह उठे, नमाज़ पढ़े, उसके बाद अपनी एक्सरसाइज करे, वॉक करे और फिर जो है वो लाइट सा जो ब्रेकफास्ट करके अपने ऑफिस की तरफ जाए। लेकिन मोस्टली होता ये है कि कभी कभी आंख नहीं भी खुलती, तो उसकी वजह से बंदा बड़ा लेट हो जाता है। और दूसरा सबसे बड़ा अहम मसला जो होता है टाइम पे पहुंचने का, उसमें हाइल रुकावट की अगर हम बात करें तो वो ट्रैफिक है जो इस शहर के अंदर जा बजा में दिखाई देती है। एक ऐसा मंज़र जब आपने जल्दी अपने वक्त पर पहुंचना हो, किसी भी पेपर के हवाले से, किसी भी ऑफिस के हवाले से या किसी और प्लेटफार्म पर पहुंचने के लिए, तो सबसे ज़्यादा मसाइल का आपको सामना करना पड़ता है शहर मुल्तान में जा बजा चौक्स के ऊपर ट्रैफिक पे। सबसे बड़ा, अब हमारे ऑफिस की तरफ आते हुए सबसे बड़ा मसला ये है कि बीच में हमारे कचहरी चौक जो है वो पड़ता है, जिसके बारे में अमूमी तौर पर कहा जा रहा है कि इसको आप कचहरी चौक के बजाय पार्किंग चौक का नाम दें, क्योंकि उस जगह पर किसी भी हवाले से किसी भी गाड़ी की पार्किंग का कोई मैकेनिज़्म मौजूद नहीं है। अच्छा, आप फील्ड में होते हैं, आप पूरा दिन जो है वो आपका आवाम से ताल्लुक़ रहता है, क्या वजह नज़र आती है कि हमारे यहाँ ये एक बेहंगम ट्रैफिक क्यों है? और इसको जो है वो आए दिन ब दिन हम देखते हैं कोई नए कवानीन भी आ रहे हैं, अब तो सेफ सिटी अथॉरिटी भी कायम कर दी गई। इसकी वजह क्या है? ये बेहंगम ट्रैफिक का वजह क्या है? देखिए, सबसे बड़ी वजह तो आम सिविलियंस के ऊपर आयद होती है कि वो अपनी जगह को पार्क जो है वो बेहतर तरीके से करें। हमारे यहाँ मसला ये है, जिसको थोड़ी सी भी पावर मिल जाए ना, वो ये समझता है कि अब रूल को तोड़ेंगे तो हम प्रोमिनेंट ज़्यादा होंगे और हमारी एबिलिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा शो ऑफ होंगी और हम उससे ज़्यादा पावरफुल दिखाई दे रहे होंगे। तो इस मैकेनिज़्म के तहत अमूमी तौर पर जो है वो जो भी लोग किसी भी इक़्तिदार में या किसी भी हवाले से थोड़ी सी अच्छी पोस्ट पे हमें दिखाई देते हैं, अमूमी तौर पर वो लोग इस तरह का एक्ट जो है वो करते दिखाई देते हैं। आप देखेंगे कोई भी साइकिल वाला, छोटी मोटरसाइकिल वाला या दरमियानी गाड़ी वाला इस तरह की जो है वो एक्ट करते हुए डरता है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है तमाम रूल्स उसी पे अप्लाई होते हैं। जो थोड़ी सी पावर में होता है, अब आप इसी चौक की मिसाल ले लें, कचहरी चौक की, आपको वहाँ पर खड़ी हुई जो वकला की गाड़ियाँ दिखाई देंगी, वो आप या मेरे जैसा बंदा जुर्रत नहीं कर सकता कि उस जगह के ऊपर जो है वो किसी रोड किनारे या किसी भी जगह के ऊपर जो है वो बीच में सड़क के पार्क करके चला जाए। अच्छा वसीम, आपकी बात को मैं कट कर रहा हूँ। जब आप ये बात करते हैं कि आम आवाम पे जो है वो इसका ओनस इसके ऊपर आम आवाम पर है, लेकिन अगर इंतज़ामिया की तरफ से या हुकूमत की तरफ से कचहरी है जहाँ पर पूरा दिन लोगों ने आना है, कोई पार्किंग की सहूलत नहीं दी जाएगी किसी एक ख़ास जगह पर, तो फिर आम आवाम जो है वो कहाँ पर अपनी गाड़ियाँ जो है वो पार्क करे? मुझे नहीं पता कि मुल्तान में जितने भी मेजर हब्स हैं, इकोनॉमिक हब्स हैं, जहाँ पर लोग शॉपिंग वगैरह भी करते हैं, वहाँ पर पार्किंग की सहूलत मौजूद हो। ख़ास तौर पे हमारा जो वो ब्रांड रोड है उस तरफ भी कोई पार्किंग नहीं है। ऐसे ही है। अरे, सबसे पहले तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि दुनिया में सड़कों का इस्तेमाल सिर्फ जो है वो मूवमेंट के लिए किया जाता है। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अजीब और मुख्तलिफ है कि हमने उसको कारोबार के लिए इस्तेमाल कर लिया है। बिल्कुल, कभी भी सड़क जो है वो कारोबार के लिए इस्तेमाल नहीं होती होती। दुनिया आप उठा के देखें, मॉल्स होते हैं, उसमें बाकायदा पार्किंग होती है और अंदर से आपको चीज़ें मिल रही होती हैं।
हम इतने लेथार्जिक हो गए हैं कि हम चाहते हैं कि अपनी गाड़ी के अंदर ही बैठे रहें और हमारी ब्रेक जो है वो किसी ऐसी जगह पे लगे कि जहाँ से हमारा शॉपकीपर तक हाथ सिर्फ इतनी देर में पहुँच जाए और वहाँ से हम अपनी चीज़ को रिसीव कर लें। तो उसकी वजह से यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट जो डेवलप हुआ वक्त के साथ साथ वो रोड्स के ऊपर जो है वो आम सतह के ऊपर जो है वो दुकानों का था और वो दुकानें जो है वो बिल्कुल मेन जगह पर बनी। अब उसके बाद आवाम की सहूलत के लिए उस दुकान को बढ़ा के फुटपाथ तक कर दिया गया, फिर उस फुटपाथ से बाहर निकल के भी गल्ला जो है वो आगे रख दिया गया और मौसूफ खुद वहाँ बैठते हैं ताकि गाड़ी वाला बिल्कुल रुके और अपनी विंडो के अंदर से ही जो उसको यूज़ कर ले। अच्छा वसीम, ये हमारा एक ट्रैफिक का एक अलमिया है, इस पर हमने बारहा प्रोग्राम्स भी किए हैं, मज़ीद इस पर कभी डिटेल में हम बात करेंगे। अभी हम चलते हैं कि चलें जहाँ पर कुछ इक़दाम इंतज़ामिया के जो है वो हम नाकिस कह सकते हैं कि उस पर सही तरह अमल दरामद भी नहीं किए कराया जा सकता, ख़ासतौर पर ट्रैफिक है। अब हम मूव करते हैं कि कुछ अच्छे इक़दाम की तरफ, जैसे पेपरलेस हम हो रहे हैं, हमारे ऑफिस में जो है वो पेपर को इस तरह इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। एक चेन ऑफ कस्टडी भी हम देखते हैं, जब आप टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे तो हमारे यहाँ पर फिर करप्शन भी कम होगी। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, पेपरलेस गवर्नेंस की जहाँ तक बात है तो ये साउथ पंजाब का इनिशिएटिव है और AI की जब इब्तदा हो रही थी तो उस वक्त इन्होंने ये मैकेनिज़्म लेकर आए कि हम जो है वो साउथ पंजाब को पेपरलेस कर दें। तो मतलब जो भी फ़ाइल हमारी जो है वो, आपको पता है कि लोग कहते हैं फ़ाइल्स को मूव करने के लिए जो है वो पहिए लगाने पड़ते हैं। तो अब उन फाइलों को मूव करने के लिए पहियों की जगह पर इंटर का बटन जो है वो प्रेस करना पड़ेगा और विद इन अ सेकेंड जो है वो जहाँ तक पहुँचनी होगी वहाँ पहुँच जाएगी। इनिशिएटिव साउथ पंजाब का था, इसको मास्टर लेवल पर CM ने पूरे पंजाब के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट किया है। इससे बेनिफिट जो है वो ये हो रहा है कि हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, बड़े हॉस्पिटल्स, वो भी पेपरलेस हो गए। अब एक मरीज़ जो अपना नुस्खा सीने से लगा के घूमता था और उसके बाद वो नुस्खा गुम हो जाता था तो वो शदीद परेशान होता था कि डॉक्टर साहब ने पहले क्या रिकमेंड मुझे किया था। अब उसका ID कार्ड इस तमाम सहूलत के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, आप अपना ID कार्ड जो है किसी भी हॉस्पिटल में जाकर देंगे, वहाँ पर डाटाबेस की बेस पे आपका जो इंटर होगा ID कार्ड नंबर, उसकी बेस के ऊपर आपका प्रीवियस तमाम रिकॉर्ड जो है वो उसके अंदर ओपन हो जाएगा। इसमें हर चीज़ मौजूद है, उसके टेस्ट और क्या मेडिसिन दी गई है। तो एक बहुत एक ऐसा इक़दाम है। लेकिन इसके अंदर कुछ ये भी आता है कि किसी दिन हमारे सर्वर्स डाउन हैं या कुछ इलेक्ट्रिसिटी का हमारे यहाँ मसला रहता है, तो उसकी वजह से तो फिर इसकी कारकर्दगी पे कोई असरअंदाज नहीं होगा। बल्कि ये तो तमाम चीज़ें आपके मोबाइल के ऊपर ओपन है। गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ़ किस्म की ऐप्स जो हैं वो मुतारिफ करा रखी हैं हेल्थ के हवाले से। आप वहाँ पर अपना अगर ID कार्ड नंबर खुद से भी पेस्ट करते हैं तो आपको प्रीवियस रिकॉर्ड जो है वो दिखाई देगा अपना कि आपको पहले डॉक्टर ने क्या रिकमेंड किया था, आप कहाँ तक अपने प्रोसेस को लेके पहुँचे। अमूमी तौर पर ऐसा होता था कि लोग जो है वो इस्लामाबाद, लाहौर, कराची इलाज के लिए जाते थे तो कभी फाइल्स घर भूल गए हैं, कभी कोई मसला आ गया, तो वो इससे नहीं होगा। दूसरी उससे किसी हद तक जो बेहतरी आ रही है वो साउथ पंजाब सेक्रेटरीट के अंदर अगर हम बात करें तो सेक्रेटरीट की कारकर्दगी पर जो है वो आती है, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है वो जब जारी होता था फिर एक डॉक जाती थी, किसी ज़माने में फैक्स हुआ करते थे, फैक्स तब्दील हुए तो डॉक का निज़ाम आया, वो ख़त्म हुआ तो किसी और मराहिल में चीज़ें जो है ढलती गई। अब जो है वो तमाम नोटिफिकेशन जो हैं वो आपके ट्रांसफ़र के, आपकी पोस्टिंग के विद इन सेकेंड जो है वो हो जाते हैं। बस आपने एक कमांड देनी होती है। पहले ऑफिस के अंदर ज़रूरत थी इस अमर की, क्योंकि लोग मॉडर्न हो रहे हैं, दुनिया जिद्दत की तरफ जा रही है और हम भी उसी निज़ाम की तरफ मौजूद थे कि हमारे अफसरान की टेबल्स पे हमें फ़ाइल्स के थद्दे जो हैं वो दिखाई देते थे। लेकिन अब एक प्रॉपर लैपटॉप जो है वो पड़ा हुआ दिखाई देता है जिसकी बेस के ऊपर वो सारा काम चल रहा होता है। इससे आपके टाइम की बचत है, पेपर की बचत है और सबसे बेहतर जो है वो गवर्नमेंट की जो एफिशिएंट हो जाएगी, एफिशिएंट जो है एफिशिएंटली काम कर सकेगी, जल्द काम हो जाएगा। और जो पहले हम डिलेज देखते थे, एक किसी को डॉक्टर्स को, एक डॉक्टर जब दूसरा डॉक्टर चेंज होता है, खासतौर पर अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात कर लें तो हमें लगता था कि यार इस पेशेंट की जो डिटेल है उस डॉक्टर के पास मौजूद नहीं होती थी और उसे फिर दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता था। बिल्कुल नए सिरे से, या तो वो क्योंकि वो मरीज भी इतना पढ़ा लिखा नहीं होता कि जो उसको बता सके कि मुझे पहले इस तरीके से ये मेडिसिन जो है वो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, ये मैं ये खा रहा हूँ, तो उसकी बेस के ऊपर जो है वो बहुत सारे मसाइल का सामना था।
नो डाउट इससे चीज़ों के अंदर काफ़ी हद तक जो है वो हम बेहतरी देखेंगे। अच्छा वसीम, इसी तरह एक और ऐसा इकदाम जो है वो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से उठाया गया, वो है थिएटर्स के ऊपर इन्होंने कार्रवाइयाँ की और कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए। खासतौर पे हम ये देखते थे कि हमारा एक बहुत अच्छा थिएटर गोइंग कल्चर था, फैमिलीज़ के साथ लोग जाया करते थे, सिनेमाज में जाया करते थे, मूवीज़ देखते थे, इंजॉय करते थे, लेकिन वो वल्गैरिटी की वजह से वो ख़राब हो गया कल्चर, ऑब्सैनिटी हो गई वहाँ पर, इस तरह के बेहुदा डांस अगर लैक ऑफ वर्ड्स की वजह से वहाँ पर किए गए जो हम बच्चों के साथ नहीं देख सके। तो अब क्या नए रेगुलेशंस आई हैं और क्या कानून बनाए गए हैं थिएटर्स के लिए? देखिए, हैरानगी की बात यह है कि अगर हम शेक्सपियर के ज़माने की बात करें या उससे पीछे भी जाएं, तो पाकिस्तान में जो थिएटर्स के लिए ऑर्डर कायम हुआ या आप रूल कह लें जो कायम हुआ वो 1876 का है। मतलब पाकिस्तान बनने से पहले 1876 का एक कानून है, जिस कानून के तहत आप 2025 के अंदर या 24 के ज़माने के अंदर थिएटर चला रहे हैं। मतलब इस तमाम अमल के अंदर, इस तमाम जितना भी वक्त गुजरा, आपने थिएटर को कभी गौर ही नहीं किया कि इसके लॉज को जो है वो हम किसी तरह से बेहतर कर लें। अच्छा, अब उस ज़माने में जो शेक्सपियर का ज़माना था या संस्कृत हुआ करता था थिएटर, उस ज़माने की अगर हम बात करें तो उस वक्त भी ये रूल्स किसी हद तक बेहतर थे। आपने इसके अंदर ना तरमीम की ना इन रूल्स को चेक एंड बैलेंस किया। अब 2025 के अंदर जो है वो दोबारा जाके उन कवानीन के ऊपर ज़ेरे गौर किया जा रहा है। वो अभी ज़ेरे गौर अमेंडमेंट नहीं हुई अमेंडमेंट अभी भी ये तमाम अमल जो है वो अज़मा बुखारी साहिबा खुद जो है वो इसको देख रही हैं, लेकिन ऐसा कदम है, चलो किसी से बहाने ही सही देखा तो गया, एक वक्त गुजरा है। आप एक फील्ड में होते हैं, ये एक पीआर स्ट्रैटेजी है हुकूमत की तरफ से या वाकई इस पे कोई काम हो रहा है? नहीं, नो डाउट बड़ा फ़र्क पड़ा है इससे, क्योंकि 2008 का ज़माना देखें, मुशर्रफ का दौर देखें, तो उस ज़माने में जो थिएटर पर गंद हुआ उससे ज़्यादा गंद मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। 2005 से लेकर 2015 तक का जो आपका टाइम था, ये टोटल जो है थिएटर इसमें वल्गैरिटी ऑब्सैनिटी का जो है वो मंबा बना रहा। अब उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद ये है कि ख़वातीन जो हैं वो डांस पर इस बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि थिएटर के हवाले से जो पंजाब गवर्नमेंट जो है वो किन किन क्या इकदाम उठा रही है। वसीम अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा, कंप्लीट कीजिएगा। उसमें नए जो कवानीन हैं, उन नए कवानीन के अंदर एक तो ये है कि थिएटर की जो भी परफॉर्मेंस होगी डांस की, वो सिचुएशन के मुताबिक होगी। ओके। उससे पहले ये होता था कि आपकी कोई भी एक सिचुएशन चल रही है, उसकी बीच में आप कोई भी डांस परफॉर्मेंस जो है वो ले आए। बेसिकली तो एक मुजरा कल्चर था जिसको प्रमोट किया जा रहा था। इससे किसी हद तक हमें ये कमी दिखाई दी। और बाकी 120 से ज़्यादा ऐसे गाने हैं जो थिएटर पर मुकम्मल तौर पर बैन कर दिए गए हैं। वो इंडियन नहीं है, वो पाकिस्तानी ही गाने हैं, लेकिन ऐसे गाने हैं कि जिनके अंदर लफ्ज़ जो है वो मुनासिब नहीं। इसी तरह जो ज़ुमानी अल्फाज है। अच्छा, थर्ड वन इज़ दैट कि इसके अंदर थोड़ा सा अमेंडमेंट जो ये की गई है रूल्स के अंदर कि आप के प्रॉप्स जो हैं वो उनका एक डिज़ाइन जो है वो शो ऑफ कर दिया गया है कि मतलब आप चुस्त जो कपड़े होते हैं वो आप नहीं पहन सकते थिएटर पर परफॉर्मेंस के दौरान। बाकी आप किसी भी हवाले से ऐसा खेल पेश करेंगे जिसके लास्ट में कोई ना कोई मैसेज जो है वो हमें दिखाई देगा। अच्छा वसीम, हमारे मुल्तान की अगर हम बात करें तो काफ़ी बड़े थिएटर्स होते थे, ख़ासतौर पर एक बाबर थिएटर होता था। इसी तरह दीगर अगर हम बाबर थिएटर की एग्जांपल ले लें तो वहाँ उसको जो है वो एक टाइम पे जल गया था, अब वहाँ पर एक प्लाजा तामीर किया जा रहा है। बिल्कुल। तो उसके हवाले से अब आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि हमारा एक कल्चर था, लोग जाते थे थिएटर में, लोगों के अंदर कमी क्यों आई है इस थिएटर में ना? देखिए, अब एक ख़ास तबका था। जब हम अपने फोर फादर्स की बात करें तो उस ज़माने में हम भी थिएटर गए, जब थिएटर जो है वो बेहतर थिएटर था, इम्तियाज़ ताज का थिएटर था, उमर शरीफ थे, बाकी ये जो लोग थे जिन्होंने थोड़ा बेहतर थिएटर परफॉर्म किया, तो उनकी बेस पे हम लोग जाते थे, फैमिलीज भी आती थी। जब आपने थिएटर्स के अंदर जो है वो ख़ास किस्म का तबका जो है वो बुलाना शुरू कर दिया, तो फिर उससे थिएटर का जो इमेज था वो डाउन होना शुरू हो गया। एक ज़माने में लोग इंटरटेनमेंट के लिए जाते थे, फिर उसके बाद हमने देखा कि वही लोग जो है वो मुंह छुपाते हुए थिएटर में जाते हुए हमें दिखाई दिए।
तो वहाँ पर फैमिलीज़ का होना तो एक इम्पॉसिबल सी बात है कि थिएटर के अंदर फैमिली आपको दिखाई देगी ही नहीं। आपने जो अभी एक दामाद बताए, इनकी वजह से आप कुछ बेहतरी देखते हैं? हाँ, अब फ्रंट रो में कोई 2-3 फैमिलीज़ जो हैं वो हमें दिखाई दे दी जाती हैं, और अब तो ख़ुद उनके ऊपर रूल्स जो हैं वो ज़्यादा सख्त भी हो गए हैं कि अगर फैमिली आ जाए तो थिएटर के अंदर फ़नकार ख़ुद भी इस बात का ख्याल करते हैं कि क्योंकि वही फ़नकार हैं, अगर वो आर्ट्स काउंसिल में परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पे उनको रिस्पेक्ट की निगाह से देखा जाता है। वही अगर कमर्शियल थिएटर में परफॉर्म करते हैं तो वो आपको पता ही है कि जिस निगाह से उनको देखा जाता है, तो फ़नकार भी किसी हद तक जो है वो उस रिस्पेक्ट का भूखा है जो उसको चाहिए। तो फनकार भी रिस्पेक्ट का भूखा है। अगर इकदामात अच्छे उठाए जा रहे हैं तो उसका यकीनन फ़ायदा हमारी इकॉनमी को भी होगा, हमारी जो सॉफ्ट इमेज है उसको भी होगा। पाकिस्तान की सॉफ्ट इमेज को दुनिया को दिखाने के लिए थिएटर, मूवीज़ और आर्ट्स का बहुत सहारा हम लेते हैं। अब नाज़रीन मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट दूसरे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, अली शेर जाफरी साहब, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन स्पेशलिस्ट हैं। उनसे जानते हैं कि ये जो एडवांसमेंट हो रही है टेक्नोलॉजी में, अब हम 5th जनरेशन की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी वजह से हम एक इम्पैक्ट देखते हैं बच्चों की कॉग्निटिव एबिलिटीज़ पे, क्योंकि एक यकम से लेके 5 साल तक बच्चों की एक ऐसी एज होती है, यहाँ पर बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करते हैं, सीखते हैं। इस हवाले से इन डिटेल बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली शेर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। दिन का आगाज़ किस तरह हुआ? ठीक था? बड़ा ज़बरदस्त था। अच्छा अली शेर साहब, बताएं ज़रा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बच्चों की अर्ली एज में जो डेवलपमेंट हो रही होती है उसमें किस तरह जो है वो असरअंदाज होता है, किसको उस तरह बेहतर कर सकता है? पहले तो हम देखें कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अब ये वक्त का तकाजा है। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी हो गया है कि हमारे यहाँ जो बच्चे हैं वो इस चीज़ की तरफ जाएं कि जो चीज़ें जिद्दत आती जा रही हैं, हमारी कंट्री, हमारी चीज़ें वो बहुत पीछे हैं। ठीक है। अगर हम बात करें दूसरी तरफ की तो बहुत पीछे हैं, लेकिन हमें खुद को थोड़ा थोड़ा डेवलप करना बड़ा ज़रूरी है। हम देखते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो बच्चे पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद जो थोड़ा टाइम गुजरता है, उनकी जो वालदा होती है वो बच्चों को जो है ना मोबाइल में लगा देती हैं और फिर जो है ना अपने काम करना शुरू कर देती हैं। लेकिन पहले इस तरह नहीं होता था। बच्चों का स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने लगा। उसमें क्या होने लगा कि बच्चे जो हैं वो स्क्रीन टाइम के साथ ना रील्स देखने लग गए, कार्टून्स देखने लगे, इस तरह की एक्टिविटीज़ करने लग गए। तो जब बच्चों को शुरू से ही आप टेक्नोलॉजी दिखा रहे हैं, उनको चीज़ें कर रहे हैं, तो फिर ज़रूरी है कि उन बच्चों को आप टेक्नोलॉजी की तरफ लेकर भी जाएं। ठीक है। वो जो चीज़ देखते हैं वो उस काबिल भी हों कि वो चीज़ बना सकें। जब आप ये बात करें कि हमें टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करना चाहिए बच्चों की, एक तरफ आप बात करें कि हमने स्क्रीन टाइम कम करना है, बच्चों को ऑब्जर्व करने दें इर्द गिर्द को, क्योंकि वो हम लोग बचपन में सुनते होते थे ना, जो बड़े माँ बाप को करते हुए देखेगा बच्चा वही सीखेगा जी, घर से तरबियत होती है। तो एक तरफ आप स्क्रीन टाइम कम करने की बात करें, दूसरी तरफ आप टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की बात करें, तो ज़रा ये समझाइएगा कि किस तरह जो है हम इस गैप को पूरा कर सकते हैं, हम किस तरह जो है वो मूव करेंगे इस तरफ टेक्नोलॉजी की तरफ। स्क्रीन टाइम अब कम नहीं हो सकता। ठीक है। जो बच्चों को आदत पड़ इसमें एक और ऐड कर लें सवाल में, जब स्क्रीन टाइम ज़्यादा है तो बच्चे जो हैं वो बड़ी अर्ली एज में स्क्रीन देखेंगे, रील्स देखेंगे 30 सेकंड की, तो उनका डोपामीन बहुत जल्दी रिलीज़ होगा। इसकी वजह से उनको जो है प्लेजर हार्मोन जब इतनी जल्दी रिलीज़ हो गया तो उनके अंदर मेहनत की आदत भी कम हो जाएगी। तो इस बात को भी इसमें ऐड कर लीजिएगा। लेकिन अब जो है वैसे भी मेहनत बड़ी कम हो गई। अगर हम बात करें हमारे बाओ-अजदाद की, तो वो बड़े मेहनती हुआ करते थे। हम तो जो है ना, हम लोग भी बड़े लेज़ी, हम कहते हैं कि बस शॉर्टकट होने चाहिए ज़िंदगी में। मेरा कहने का मकसद ये है कि जो स्क्रीन टाइम है बच्चे उसको वैल्यूएबल बनाएं। ओके। मतलब कि अगर वो रील्स देख रहे हैं, अगर वो कार्टून देख रहे हैं, तो वो इस काबिल होने चाहिए कि वो जो चीज़ देख रहे हैं वो खुद बनाने के काबिल हों। ठीक है। मतलब कि वो फजूल रील्स ना देखें, फजूल टिकटॉक ना चलाएं, तो वो चीज़ों को प्रोडक्टिव बनाएं, अपने टाइम को प्रोडक्टिव बनाएं। स्क्रीन टाइम प्रोडक्टिवली किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, एक एग्जांपल के तौर पर हमें ज़रा समझाएं। आप जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखें, उसको सीखें, उसके ऊपर अमल करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी पूरी ज़िंदगी में आपको इतना हेल्पफुल है कि किसी इंसान की सोच हो सकती है। ये 5 साल का बच्चा कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख सकता है? उसने तो अभी ABC सीखनी है, उसने तो अभी चलना सीखना है, उसने तो अभी बाकी दीगर उसकी ट्रेनिंग्स हैं उसने वो करनी है। आप 5 साल के बच्चे को मोबाइल पकड़ाएं, उसे कहें कि मुझे जो है ना ये वाला कार्टून ढूंढ दें। ठीक है। उसने क्या करना है, उसने जो है यूट्यूब खोलना है। यूट्यूब खोलने के बाद उसने जो वॉइस वाला ऑप्शन होता है उस पर क्लिक करना है और उसने लिख देना है डोरेमोन कार्टून। बिल्कुल, सर्वर निकल आएंगे। जब बच्चा ये कहकर जो है वो डोरेमोन कार्टून निकाल सकता है, तो फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर भी वो जो है अपनी वॉइस करके सारा प्रॉम्प्ट ले सकता है, बाकायदा चीज़ें ले सकता है
और वो उसको इम्प्लीमेंट करके वो काम करवा सके। ठीक है, तो ये किस तरह सीखेगा बच्चा, इसका ज़रा अमल ज़रा हमें बताएंगे कि हम जो पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी है इसमें? पेरेंट्स हैं उस बच्चे को टेक्नोलॉजी की तरफ लेके आए, बच्चे का माइंड बनाएं कि बेटा आपने जो है ना टाइम अपना ज़ाया नहीं करना, आपने जो है जो ये चीज़ें देख रहे हो ना आप इसको बनाओ, ये बनती कैसे, आप जो है यूट्यूब के ऊपर इतने ट्यूटोरियल पढ़े हुए, इतनी चीज़ें पढ़ी हुई, आपने जो है सीखना है कि चैट जीपीटी को यूज़ कैसे करना, आपने जो है सीखना है कि किस तरह जो है आपने प्रॉम्प्ट लेना है, प्रॉम्प्ट किस तरह लेना है, चैट जीपीटी से बात कैसे करनी है, उसके साथ फ्रेंडली किस तरह होना है। जब वो चीज़ें होने लगेंगी तो बच्चे के लिए बहुत सारी आसानियाँ होंगी। जैसे ही बच्चा प्रॉम्प्ट लेगा, प्रॉम्प्ट लेकर जो है बहुत सारे टूल्स हैं जो उस प्रॉम्प्ट से, टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से जो है बच्चे को इमेज क्रिएट करके देंगे। जब बच्चा इमेज क्रिएट कर लेगा, पहली चीज़ है उसके लिए इमेज क्रिएट करना, मतलब कि उसके माइंड में जो थाट्स आ रहे हैं कि मिसाल के तौर पर एक जंगल है, वहाँ पर जो है एक शेर और बिल्ली जो है वो आपस में दोस्त हैं, ये मुमकिन नहीं है, लेकिन उसके थाट्स हैं कि ये दोस्त भी तो हो सकते हैं। वो उस थाट को जो है चैट जीपीटी को बोलेगा कि मैं चाहता हूँ कि एक शेर है और एक बिल्ली है, वो जंगल में जो है दोस्तों की तरह नदी के किनारे जो है बैठे। इस हवाले से क्या क्या करें, क्या क्या इकदाम उठाए हुए हैं आपने पर्सनली, किस तरह बच्चों को जो है वो पेरेंट्स को ट्रेन करते हैं या बच्चों को ट्रेन करते हैं? मैंने सुना आपका कोई पोर्टल भी है जिस हवाले से आप बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। हमारा जो है इंस्टीट्यूट है स्किल्स पोर्टल के नाम से। ठीक है, मतलब कि हुनर का दरवाज़ा आ जाएं और हुनर ले जाएं। ठीक है। अच्छा, और हमारा यह है कि हम पाकिस्तान का हमारा पहला इदारा है जो 6 साल के बच्चे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करवा रहे हैं। ठीक है। बहुत सारे लोग करवा रहे हैं लेकिन वो सब पेड हैं, हम अनपेड हैं। अच्छा, मतलब कि हमारी कोई फीस नहीं। ये जो है एक ख़ास बात है। और कोई भी जो है इंस्टीट्यूट है वो 6 साल के बच्चे को नहीं सिखाता, बिल्कुल नहीं सिखाता, हम सिखा रहे हैं। हम जो है ना, हमें उनको ABC भी बतानी पड़ती है, बेटा ये होता है, ये होता है, मतलब कि उसके साथ हम उनको थोड़ी बहुत चीज़ें ये भी बताते हैं कि ये इस तरह करनी है आपने। जब बच्चा हमारे पास आता है तो हम उसको जो है ना, हम उसको कहते हैं, बच्चे को लालच होता है, हम उसे कहते हैं आप ये काम करके दिखाओ, आपको चॉकलेट देंगे, आप ये काम करके दिखाओ, आपको जो है ना इस जगह लेकर जाएंगे, उस पर स्पेस लेकर जाएंगे, आपको जो है ना झील पर लेकर जाएंगे। मतलब कि बच्चे को लालच देना होता है कि आपने ये चीज़ बनानी है। जो जिम्मेदारी पेरेंट्स की है, जो जिम्मेदारी स्टेट की है, इंतज़ामिया की है, वो ज़िम्मेदारी आपने उठाई हुई है। इसका थॉट किस तरह है आपके अंदर कि हम जो है वो अपनी यंग जनरेशन को जो है वो टीच करें, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ लेके जाएं? अच्छा, थॉट जो है वो इस तरह आया कि एक दिन जो है हम बैठे हुए थे, तो मेरी छोटी सी भांजी है 6 साल की, माशाल्लाह, ज़ैनब, तो वो जो है ना मोबाइल इस्तेमाल करती है, रील्स बहुत देखती है, कार्टून्स बहुत देखती है। तो मैं उसको जो है ना नोट कर रहा था कि यार ये रील देखे जा रही है, कार्टून पे कार्टून। इनका जब ये रील देख सकती है ना, उसको सर्च कर सकती है, तो ये बना भी सकती है। बिल्कुल। मुझे 5 इस फील्ड के अंदर हम जो है ई-कॉमर्स कर रहे हैं और सारी की सारी चीज़ें जो है ना हम AI बेस कर रहे हैं। हमने कहा जब बच्चे जो हैं ये चीज़ देख सकते हैं तो ये बना भी सकते हैं। फिर हमने कहा कि यार इसकी फ़ीस क्या रखेंगे। हमारा कोई माइंड नहीं था कि हमने इंस्टीट्यूट बनाना है, हमने अपना ऑफिस बनाया हुआ था अपने काम के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंट्रीगिंग टॉपिक है नाज़रीन, इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि जो बच्चे हैं, ख़ास तौर पर 6 साल 5 साल के बच्चे, उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह सिखाई जा सकती है। और हमारे मुल्तान के एक होनहार जो हैं लोग हैं वो ये इस अमल को किस तरह सर अंजाम दे रहे हैं। आप बात को अपनी कंप्लीट कीजिएगा अली शेर जाफरी साहब, जो आप हमें समझा रहे थे कि 5 साल का बच्चा किस तरह या 6 साल का बच्चा किस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बरोए कार ला सकता है और प्रोडक्टिवली यूज़ कर सकता है। अच्छा, उसके अंदर था, मैं आपको यही वो स्टोरी सुना रहा था कि मैंने अपने भांजी की बात बताई कि वो इस तरह जो है रील्स वगैरह देखती थी। तो तब हमने सोचा कि यार इसको जो है हम कैरी करते हैं, इसको हम करते हैं। वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि हम छोटे बच्चों को इसके अंदर लेकर आएँ। छोटे बच्चों से कि ये है कि उनके पेरेंट्स कहते हैं कि यार ये तो पढ़ने की उम्र है। बिल्कुल। वो उनको रील्स दिखा सकते हैं फजूल में, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि बच्चे हमारे प्रोडक्टिव काम करें। ठीक है, उनके लिए जो है ना वालिदैन का माइंडसेट बनाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था। बहुत सारे वालिदैन होते हैं वो कहते हैं कि हमारा बच्चा ये सीखे, हम चाहते हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट बना हुआ है कि जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं बहुत कमाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लोग जो है ना, सिर्फ मिथ बनी हुई है कि बहुत कमाते हैं। बहुत सारे जो है ना अप्स एंड डाउन है इस चीज़ों के अंदर। बहुत बड़ी जो है ना इंडस्ट्री है, हर फील्ड जो है वो मेहनत मांगती है, हर जगह पे आपने मेहनत करनी है। इसके अंदर ये था, फिर हमने जो है इसका इनिशिएटिव लिया। हमने
एड्स वगैरह बनाए, हमने जो अपने इर्द गिर्द के लोग थे हमने उनको कहा कि आप अपने बच्चों को भेजें, हम उनको जो है AI सिखाएंगे। बहुत सारे लोगों के लिए एक नई बात थी, बिल्कुल यार ये AI ये क्या चीज़ है। मैं खुद भी यही सोच रहा हूँ कि इंटरनेशनल लेवल पे भी, ग्लोबली भी 6 साल के बच्चे के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिखाना ज़ाती तौर पर मैंने नहीं सुना। अच्छा, इसमें बड़े मज़े की बात ये थी कि जब हमने इसको लॉन्च किया ना, कि हमने कहा कि हम 6 साल के बच्चे को सिखाएंगे। पहले हमने सोचा 10 साल के, हमने कहा नहीं, 5-6 साल का बच्चा जो है ना इस काबिल हो जाता है कि वो समझने लग जाए, बातों को पिक कर ले। बस इतना ही काफ़ी है कि बच्चा बात को पिक कर ले और मुंह से बोल सके, इतना ही काफ़ी है। जैसे ही हमने इसको लॉन्च किया, तकरीबन हमें हफ्ते से 10 दिन गुजरे होंगे कि मेरे सामने एक आर्टिकल आया, चाइना ने जो है ये अपनी पूरी कंट्री के अंदर ये बात लागू की है कि उसका हर बच्चा, 6 साल का बच्चा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखेगा और वो पढ़ेगा भी सही। मैंने कहा यार ये तो फिर जो है ना हमने पहले किया, लेकिन वो क्रेडिट नहीं मिल सकता था। चाइना क्रेडिट आपको मिलना चाहिए इस चीज़ का, ये एक इतना बड़ा कदम है, इसको तो हाईलाइट होना चाहिए, नेशनल टेलीविज़न पे हाईलाइट होना चाहिए। हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं इसको हाईलाइट करने पे, क्योंकि एक यंग एज में बच्चे को सिखाना, जो बच्चा अभी अलिफ बे सीख रहा है, स्कूल जाने की अब उसकी उम्र है, जिसने उसने प्रेप से स्टार्ट करेगा वो, तो उस एज में उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाना, वो भी पाकिस्तान में, तो एक ऐसा काम है जो हम नहीं सोच सकते पहले। क्योंकि हम वैसे भी, आप जैसे आपने अपने इंट्रो में बात की थी कि हम टेक्नोलॉजिकली बहुत हम बैकवर्ड हैं अभी, उस तरह हम अभी तो हमारे बड़े जो हैं वो उस तरह अडॉप्ट नहीं कर सके, तो हमने बच्चों को अडॉप्ट कराना है। अब इसमें एक सवाल ऐड करें कि इसके जो टूल्स हैं वो बहुत महंगे होते हैं। अगर हम ख़ास तौर पे, आपने बात किया ना, प्रॉम्प्ट करते हैं और स्केचिंग के लिए लोग अभी भी हाथ से बना रहे हैं, या स्केचिंग जो है वो हाथ से हो रही है, या जो डिजिटली भी करते हैं, तो उसके बहुत महंगे महंगे टूल्स हैं। तो फिर उन टूल्स को आप लोग किस तरह जो है वो अपने पास यूज़ करते हैं, और फिर फ्री ऑफ कॉस्ट किस तरह अफोर्ड कर पा रहे हैं इसको? मैं तो कहता हूँ कि जो टूल्स हैं वो पेड है ही नहीं, सब फ्री हैं। अच्छा, वो सब फ्री हैं, उसको तरीका आना चाहिए फ्री यूज़ करने का। ठीक है, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हमारे पास जो है ना शॉर्टकट बहुत ज़्यादा होते हैं, जुगाड़ है बहुत ज़्यादा जुगाड़ है। एक टूल है, आपको 100 क्रेडिट देता है, मतलब कि आपने 100 क्रेडिट के अंदर जो चीज़ बनवानी है, जो चीज़ करनी है कर ली। ठीक है, एक जीमेल पर 100 क्रेडिट उसने दिए। ठीक है, हमने कहा जी ठीक है। उससे हमने अगर पिक्चर क्रिएट करवानी है तो एक पिक्चर क्रिएट करने में 30 क्रेडिट्स लगते हैं, 30 क्रेडिट, यानी कि 3 पिक्चर जो है ना वो 100 क्रेडिट के अंदर पूरी हो जाएंगे। बिल्कुल। हमने क्या किया कि बच्चों को कहा कि गूगल पर जाकर सर्च करें टेम्परेरी मेल। उसने टेम्परेरी मेल की इतनी सारी वेबसाइट हैं, सब वहाँ से एक मेल उठाएं, उसके अंदर लॉगिन करें, 10 क्रेडिट 100 क्रेडिट दोबारा मिल गए, उससे बनवाएं, दोबारा जाएं, फिर बनवाएं। आपको पेड लेने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको पैसे ज़ाया करने ही नहीं है। बहुत आला जी, ज़रूरत ही नहीं है सर पैसे ज़ाया करने की। जहाँ पर आप बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखनी है, वहाँ पर आप पाकिस्तानी जो हुनर है, जुगाड़, वो भी सिखा रहे हैं जी। बहुत आला। नहीं, हर चीज़ के अंदर शॉर्टकट लेना है ना साथ में। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें कॉग्निटिव एबिलिटीज़ पे जब बच्चा जो है वो अपनी तख्लीक जो है वो खुद अपने सामने देखेगा, तो वो जो है इसके कॉग्निटिव एबिलिटीज़ पे काफ़ी इम्पैक्ट होगा, उसकी जो क्रिएटिव साइड है वो बाहर आएगी। हमारे ब्रेन में 2 हिस्से होते हैं, लेफ़्ट साइड और राइट साइड, तो जो कॉग्निटिव साइड है वो ज़्यादा वर्क करेगी, इसकी वजह से उसके जो बाकी काम है वो भी बड़े आसान तरीके से होंगे। अभी तक आप किन किन बच्चों पे जो है वो इसका असर देख रहे हैं? और इसमें एक और सवाल ऐड कीजिएगा, मुल्क की पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, आप 100, 200, 300 बच्चों को कैटर कर सकते हैं, बाकी बच्चों की जिम्मेदारी फिर स्टेट को लेनी चाहिए, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो ये ज़रूर कहूँगा कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना उसको थोड़ा अपडेट होना चाहिए। मतलब कि अगर मैं BS कर रहा हूँ तो अपनी BS तक, अब तक मैंने जितना कुछ किया है या जहाँ से मैं अर्न कर रहा हूँ, जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ उस पर मैं अपनी एजुकेशन को कहीं इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा, उसको मैं ये नहीं देख पा रहा कि यार ये यहाँ लग रही है। मैं चाहता हूँ कि हमारी सिस्टम जो है वो थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए, एजुकेशन को थोड़ा अपडेट करके उसमें कहीं ना कहीं बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बच्चों को थोड़ी सी चीज़ें जो है ना इस तरफ लेकर आना चाहिए कि बच्चों करिकुलम का हिस्सा बनाना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बिल्कुल बहुत यंग एज से स्टार्ट कर देना चाहिए। वसीम, आप इस बारे में क्या कहेंगे? बहुत ऐसा इक़दाम इन्होंने किया है, फील्ड में आप रहते हैं, क्या लोग जो हैं वो भी अडॉप्ट कर पा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, या ये वक्त से पहले इन्होंने एक काम कर दिया? यकीनन ये वाला काम तो थोड़ा वक्त से पहले हो गया, लेकिन AI के हवाले से भी मैंने कहा कि अपर लेवल पर काम हो रहा है, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पर तो कोई पॉलिसी जो है वो सेट हुई नहीं। अभी हम सेक्रेटरीट में काम देख रहे हैं या ऊपर ब्यूरोक्रेसी के अंदर किसी लेवल पर हम काम देख रहे हैं। जब ये चीज़ें वहाँ पर इम्प्लीमेंट होंगी तो वक्त के साथ साथ ग्राउंड लेवल के ऊपर हमें आती दिखाई देंगी।
ज़रूरत तो है इस अमर की कि हम इस तमाम चीज़ों को अपने निसाब का हिस्सा बनाएं और बहुत अर्ली निसाब का हिस्सा बनाएं, क्योंकि अभी तक जो है वो हम खुद मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं कि जिससे हम बाहर ही नहीं आ पा रहे कि हम इन चीज़ों के लिए अपना वक्त निकालें। अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात हम लोग क्लाइमेट चेंज पे तो आपने बात की है, क्लाइमेट चेंज कोई नहीं अभी निपट पा रहा है। हम उससे 8 सबसे दुनिया में 8 जो कंट्रीज़ हैं जो मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज़ हैं उसमें 8वां नंबर है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान जो कंट्रीब्यूट करता है वो सिर्फ 1% कंट्रीब्यूट करता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये आप खुद सूरत हाल देखिए कि साउथ पंजाब सेक्रेटरीट में एजुकेशन सेक्टर एक ऐसा था जिन्होंने पहली बार जो है वो निसाब में ग्रीन बुक को शामिल किया। ग्रीन बुक एक ऐसी किताब है जो आपको क्लाइमेट चेंज के हवाले से आगाह करती है और आपको पौधों की अहमियत बारे जो है वो आगाह करती है। इस हवाले से स्कूल्स के अंदर हमने मियावाकी स्टाइल्स के अंदर जो लगते हुए जंगलात हैं वो भी देखे और उसका रिज़ल्ट भी हमें आल्दो उस तरह नज़र नहीं आया। इशू ये है कि हमने खुद अपने नशेमन को जो है वो किसी हवाले से आग लगाई है, इन द सेंस ऑफ दैट कि हम आपको एक थोड़ा सा पीछे माजी में जाइए तो आपको ये बोसन रोड से एक ठंडी हवा का झोंका मिलता होगा। बिल्कुल, दरख्त थे आम के, एक ठंडी हवा थी, एक एहसास आपको होता था। आप एमर्सन यूनिवर्सिटी क्रॉस करते थे तो आपको एटमॉस्फेयर जो है वो चेंज महसूस होता था। अब आप अड्डाबंद बोसन तक चले जाएं आपको कुछ महसूस नहीं होता, क्योंकि जब आप अपने मुल्क की और अपनी ज़मीन को जब आप कंक्रीट कर देंगे तो हाउ यू एक्सपेक्ट कि वो किसी तरीके से आपको ठंडक जो है वो पहुंचा पाएगी। आपने मिट्टी को जो है वो कंक्रीट के अंदर बदला और इलीगल और लीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ की भरमार कर दी, बल्कि इलीगल की बहुत ज़्यादा ही भरमार कर दी कि जिसकी बेस के अंदर आपके एक क्लाइमेट के ऊपर ऐसा फ़र्क पड़ा कि टेम्परेचर मुल्तान शहर का कुछ हाउसिंग सोसाइटीज़ बनने से 1-2 दर्जा ऊपर चला गया। और इसका इफ़ेक्ट जो है जो अब हम बर्दाश्त कर रहे हैं कि हमारे फोरफादर्स ने भी कभी इतनी गर्मी मुल्तान में नहीं देखी होगी। हमारा टेम्परेचर ही 50 के करीब जाता जो हमें दिखाई दे रहा है। 48, 49, 47 तो नॉर्मल हो गया ना। तो अब ऐसी सूरत हाल में जहाँ हमने इसको कंट्रोल करना था वहाँ बढ़ते जा रहे हैं। देखिए एक ज़माना था जब सर्दी गर्मी फिर बहार और ख़ज़ा होती बिल्कुल। अब ना बहार है ना ख़ज़ा है। वो जो टाइम लिमिट बहार और ख़ज़ा का है वो बिल्कुल शॉर्ट हो गया। हम सर्दी से डायरेक्ट गर्मी में जाते हैं, गर्मी से डायरेक्ट सर्दी में चले जाते हैं। वो इन्जॉयमेंट के जो फेज़ थे जिसके ऊपर शोरा ने शायरी की और फ़लसफ़े ने अफ़साने लिखे, जिसके ऊपर मुसन्निफ़ीन ने लिखा, वो तो ज़माने ही ख़त्म हो गए ना। जब किसी भी एंगल से ले लें कि महबूब को बाहर से तशबीह की जाती थी, ख़ज़ा का दौर था, पत्तों का मौसम था, वो तमाम बातें अब हमें तो लगता है शायद ये बहुत पुरानी बात है। ये पुरानी नहीं है। हमने अपने माहौल को इस हद तक डिस्टर्ब कर दिया है कि अब आप वर्ल्ड लेवल पे देखिए इसके ऊपर। हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड लेवल पे ग्लोबल फ्रीडा जो है वो इस हवाले से हो रहा है जिसके अंदर माहौलियाती एक्सपर्ट उसके अंदर शामिल हैं कि प्लीज़ स्टॉप द वार। आप ये एक सिर्फ आपके मुल्क का मसला नहीं है, ये दुनिया का मसला है। इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज तो पूरी दुनिया का मसला है। आप अगर यहाँ पे कोई बिगाड़ पैदा कर रहे हैं ना, यू थिंक कि वो साथ वाला सेफ रहेगा, हाउ इट इज़ पॉसिबल कि हवा का रुख किसी सिमत भी हो सकता है और जिस सिमत भी होगा वहाँ पर तबाही होगी। अब जो कुछ भी अभी रिसेंटली जो है वो गुज़िश्ता 3, 4, 5 सालों के अंदर जो है वो जंग बंदी में या जंगों की वजह से सूरत हाल हुई, उसका आप असर देखिए कितना मुल्क के लेवल पे जा रहा है। हमारी ओजोन लेयर जो है वो डिस्टर्ब हो गई है, हमारे यहाँ डायरेक्ट तौर पर जो है वो शुआएँ पड़ रही हैं। वसीम, क्लाइमेट चेंज एक बहुत संगीन मसला है, इस पर तफसीलन बात करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे क्लाइमेट चेंज के हवाले से और उसके क्या इम्पैक्ट है पाकिस्तान पर ख़ास तौर पर। वसीम हमें जो हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं वो ज़रा तफसीलन समझा रहे थे। जी वसीम, अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा। बिल्कुल, अब जो हम वर्ल्ड लेवल पर बात कर रहे थे क्योंकि पूरी दुनिया ने इसके ऊपर जो है वो सर जोड़ ली और एक ग्लोबल मसला रहा। जब मुल्तान के अंदर जो है बुक लॉन्च हुई ग्रीन बुक, तो उसको यूनाइटेड नेशन ने जो है वो भी अप्रूव किया और उसकी बेस के ऊपर हमने अपने तमाम स्कूल्स के अंदर सरकारी जितने भी स्कूल थे 6ठी क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक उसको निसाब का हिस्सा बना दिए ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो इसकी अहमियत को समझ सकें। अब सिचुएशन ये है कि ऐसी सूरत हाल के अंदर जिसको हम लोग फेस कर रहे हैं,
हम फिर भी गुजारा किसी न किसी वे में कर जाएंगे। अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो आगे आने वाली नस्लों के लिए, हमारे सांस लेने के लिए इस मुल्क के अंदर बल्कि दुनिया में जगह नहीं बचेगी। हम लोग पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान एक वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री होता जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर फूड इनसिक्योरिटी के मसाइल क्लाइमेट चेंज की वजह से आ रहे हैं। अभी आप उन चंद रिपोर्टर्स में से एक रिपोर्टर है जिन्होंने 24 घंटे तक भी सर्व किया हमारे जो फ्लड्स की सूरत हाल है, बिल्कुल वो क्लाइमेट चेंज की वजह से हुई। टोरेंशियल रेन्स हम देख रहे हैं। इसमें इंतजामिया और हुकूमत का किरदार जो है वो उस पर एक सवालिया निशान है, क्योंकि इकोनॉमिक बजट में भी क्लाइमेट चेंज के हवाले से चीज़ें ऐड करती जाती हैं, लेकिन फिर भी रिएक्शनरी अप्रोच हम देखते हैं, जबकि प्रोएक्टिव अप्रोच होनी चाहिए। पहले से इसके हवाले से हमें जो है वो इंतजाम करने चाहिए। बिल्कुल ऐसी देखिए, हम पता नहीं कब सीखेंगे, या शायद हम लोग अपनी गलतियों से नहीं सीखते, या हम सीखना नहीं चाहते, या हमें कोई बेनिफिट है इस तमाम नुकसानात से। गवर्नमेंट जो है, स्टेट इसके ऊपर क्यों एक्शन नहीं लेती, क्यों सारी चीज़ें, हम इस मॉडर्न एरा में बैठे हुए हैं, हमें पहले पता चल जाता है पानी का दबाव कितना है, पानी आ कितना रहा है, हमारी तमाम तर मैनेजमेंट उस वक्त कहाँ होती है। और जो हम बैठ के उस वक्त में पॉलिटिकल प्रेशर, बाद में जो इनिशिएटिव लेते हैं, जो हम ब्रीचिंग करते हैं, उसको हम पॉलिटिकल स्टंट जो है वो डिक्लेयर कर देते हैं, फिर कहते हैं कि टेक्निकल टीम का इससे कोई ताल्लुक नहीं था। व्हाट द हेल इज दिस यार? आप एक स्टेट को चला रहे हैं, आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आप एक जिम्मेदार पोजीशन के ऊपर हैं मौजूद, आप कैसे एक ऐसे फैसले को जो है वो सर अंजाम दे सकते हैं, लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेल सकते हैं। और ये एक ऐसी अजीब सी सिचुएशन होती है। आप अगर फ्लड एरिया में आपने खुद भी गए हैं, आपने विज़िट भी किया होगा, देखा भी होगा कि उन लोगों को देख के तो रहम आ जाता है। हम हर चीज़ को जो है वो डील कर सकते हैं, हम इंसानी ज़िंदगी को डील नहीं कर सकते, हम किसी भी तरह से उनका सौदा जो है वो नहीं कर सकते। हर बार हमारे यहाँ फ्लड आता है, हर बार ये तमाम लोग डूब जाते हैं। जैसे वसीम आप फील्ड में थे, अब बहुत ज़्यादा नुकसान भी हमने देखा, ख़ास तौर पर साउथ पंजाब में तो क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। जलालपुर पीर वाला हो गया, मोटरवे अभी तक बंद है हमारा, उसका नुकसान है। तो इसमें आप फील्ड में रहते हुए किसकी कोताही समझते हैं, इंतज़ामिया की, या हमारे पास कोई रोड मैप ही नहीं था इसको निपटने के लिए? देखिए, रोड मैप तो इंतज़ामिया ने बनाना था ना। इंतज़ामिया के पास पैमाने चीज़ें मौजूद होनी चाहिए थी। आप ये देखिए, हमारे हेड्स के ऊपर तो पैमाने ही मौजूद नहीं है कि पानी गुजर कितना रहा। लास्ट अगर हम बात करें सिर्फ नाई के ऊपर है, उसके बाद हड मोहम्मद वाला पे कोई पैमाना नहीं है कि आप देख सकें। आगे पंजनत तक आपकी यही सूरत हाल है। फिर उस स्पेस के ऊपर आपने पंजनत को क्लियर करने के लिए वहाँ पर एक वॉल जो है वो डिज़ाइन की ताकि पानी वापस मूव ना करे, तो ये पानी दीवार से टकरा के मूव करता रहा, तो फिर आपका सारा जलालपुर पीर वाला डूब गया। आपने ब्रीचिंग जो की वो आपने गलत की, वो आपके गलत फैसलों की वजह से सारा जो बचा हुआ जलालपुर पीर वाला था, हिस्ट्री में उधर कभी इतना नुकसान नहीं हुआ जितना सामना करना पड़ा। तो भाई तजर्बात जो है वो आप सिर्फ इंसानों के ऊपर क्यों करते हैं? ये जानवर थोड़ी है, इंसान है यार। आप उनकी सारी की सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी पे बैठ कर आप स्टेट ऑफ द आर्ट अपने आप को कहते हैं, और उसके पास आपका मैकेनिज़्म प्लान जो है वो ये है कि आप बाद में जो है वो मौजूद रहना मसला नहीं है। आप फील्ड में अपने डाले को चाहे दिन में उसके अंदर 200 लीटर का पेट्रोल सड़ा दें और फील्ड के अंदर मौजूद रहें, बैठे रहें। आप कर क्या रहे हैं? आपके पास रोड मैप क्या है? वो हमारे पास नहीं था। वसीम, जहाँ पर ये मसाइल हैं, क्लाइमेट चेंज के मसाइल हैं, वहाँ पर कुछ हमारे अली शेर साहब जैसे भी लोग हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए हमारी यंग जनरेशन को सिखा रहे हैं कि उन्होंने जो है वो अपनी तख्लीक और क्रिएटिव साइड को बाहर लेके आना है। मुझे ज़रा अली शेर एग्ज़ाम्पल के तौर पर एक समझाएं। मैंने आज आपके पास अपना, मेरे भांजा या भतीजा मैंने आपके पास एक एडमिट करा दिया, उसके लिए खेल भी बहुत ज़रूरी है। उसने आउटडोर भी जाना है, जब वो घर में भी स्क्रीन देखेगा, आपके पास भी स्क्रीन देखेगा, तो वो जो उसकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ है उसका क्या बनेगा? फिर आप एक एजुकेशन स्पेशलिस्ट हैं तो आप ये बेहतर समझा सकते हैं कि पूरा रूटीन क्या होनी चाहिए उस बच्चे की। अच्छा, चीज़ें जो है इतनी ईजी हो चुकी हैं कि हम ये नहीं कहते कि बच्चा जो है अपनी एजुकेशन छोड़ दे, ठीक है, बिल्कुल नहीं। हम ये नहीं कहते बच्चा जो है अपने ग्राउंड में जाना, उसका खेलना कूदना, उसने क्रिकेट खेलनी, फुटबॉल खेलनी, ये छोड़े, नहीं। इतनी आसान चीज़ें कर दी हैं। अब हम कहते हैं कि बच्चा जो है, जो उसने टाइम रील्स में ज़ाया करना था ना, रील्स ना देखे, व्लॉग्स ना देखे। इतना ज़्यादा बच्चों को जो है ना व्लॉग्स का नशा चढ़ा हुआ है, छोटे बच्चों को बेइंतहा। हर बच्चा जो है ना, हमें नहीं पता कि कौन कौन से व्लॉगर्स हैं, बच्चों को सबके नाम पता है, उनके फैमिली के, उनके जो जो बंदे आते हैं उन सबका उनको पता है। हम कहते हैं कि वो चीज़ें छोड़ें, बच्चे आएँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ। हम कहते हैं कि बच्चे अपने उस
टाइम को प्रोडक्टिव बनाएं। जो टाइम उन्होंने फजूल ज़ाया करना था उसको उसमें कर दें। बाकी जो टाइम है आप 2 घंटे ले लें, ज़्यादा आप 1 घंटा ले लें, 1 घंटा आप इसमें लगाएं, बाकी आप अपना खेलें कूदें, अपने एजुकेशन। मतलब आपने जो स्क्रीन टाइम आपने देनी है वो जो है बच्चों को स्क्रीन आपके पास आके दें, बजाय इसके कि घर में वो पूरा दिन जो है वो रील्स देखते रहें। इस हवाले से हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं। जी, अपना नाम बताइएगा और अपना सवाल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम आजम साहब, क्या हाल है? खैरियत से हैं हुजूर? अल्हम्दुलिल्लाह जी, सवाल कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मेरा नाम अहमद रजा अमान है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी जी अहमद तो साहब। आजम भाई, सबसे पहले तो हम आपके प्रोग्राम की तारीफ करते हैं, माशाल्लाह आप अच्छी अच्छी एंटरटेनमेंट लेकर आते हैं। मेरा सवाल ये है कि हम जब शहरों में जाते हैं तो वहाँ जो आलूदगी होती है, ट्रैफिक का रश होता है, उससे बहुत हम मुतासिर होते हैं जी। और दूसरा मेरा आखिरी क्वेश्चन ये है कि अल्लाह आपको सलामत रखे। हमारे जो नौजवान हैं वो तालीम हासिल करते हैं लेकिन बेरोजगार हैं, उनको तो रोजगार नहीं मिलता, वो तरह तरह पे जाते हैं लेकिन वो बहुत परेशानी का सामना होता है। हमारे हुकाम आला इस बारे में कोई नोटिस नहीं लेते, हम बहुत दुखी हैं। बहुत शुक्रिया जी, आपके क्वेश्चन का हम जवाब लेते हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि इनका सवाल लें। जी एजुकेशन स्पेशलिस्ट साहब, आप ज़रा इनके क्वेश्चंस का आंसर कर दें, उसके बाद हमने एक ब्रेक पे जाना है। जी बिल्कुल, हमारे पास 30 सेकंड्स हैं। अच्छा, इसमें जो है इनके पास इन्होंने सवाल किया कि लोग बेरोज़गार बहुत हैं। मैं कहता हूँ सर, बेरोज़गारी है ही नहीं, आप खुद जो है हडराम हो चुके हैं। आपके पास आर्टिफिशियल एआई है, मैं जो है उसी के ऊपर बात करूंगा क्योंकि मेरे पास एआई है। आप ई कॉमर्स भी करते हैं ना, उसको ज़रा ऐड कर दीजिएगा। आपने कोई भी बंदा है, आप अपने किसी भी करीबी जो है शॉपकीपर है, कोई ब्रांड है, उनके पास जाएं, उनको कहें सर मैं आपकी डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, सर मैं आपकी प्रोडक्ट की जो है ना शूट करके देता हूँ। आपके पास कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपके पास महंगे कैमरे ना हो, आपके पास कोई सेटअप ना हो, कोई स्टूडियो ना हो, आपने सिर्फ उनकी अपने मोबाइल से एक पिक्चर लेनी है और वो चैट जीपीटी को देनी है, उसको कहें कि ये मॉडल के साथ इसको खड़ा कर दे और वो इसकी जो है ना ऐड बना रही है, सर वो उनको बना कर दें। मैं कहता हूँ बाहर जो है यूके यूएस, बहुत शुक्रिया साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आज तशरीफ़ लाए। आपने बड़ा तफसीलन हमें बताया कि आप बच्चों के लिए क्या क्या कर रहे हैं और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के लिए किस तरह जो है वो फ़ायदेमंद है। वसीम, आपका भी बहुत शुक्रिया। हमने बहुत सारे टॉपिक्स पे आज बात की, आपकी तशरीफ़ आफरी का दोनों गेस्ट का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हमने प्रोग्राम के पहले हिस्से में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाइमेट चेंज और बहुत से मौज़ूआत पर बहुत सैर हासिल गुफ्तगू की। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर महमूद अहमद, जो कि क्लासिफाइड स्पाइन सर्जन हैं। इन्हीं के साथ हमारी जो दूसरी गेस्ट हैं वो हैं सादिया, जो कि ब्यूटी एक्सपर्ट हैं। और दोनों जो हैं वो एक इस तरह की फ़ील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं जिनसे आम आवाम का दिन ब दिन जो है वो ताल्लुक़ होता है, आवाम ज़्यादातर इनसे रुजू करती है। पहले मैं शुरू करूँगा अपने पहले गेस्ट डॉक्टर महमूद अहमद से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, हमारा क्योंकि मॉर्निंग शो है, मैं हमेशा अपने हर गेस्ट से ये सवाल करता हूँ कि क्या किस तरह की रूटीन आपकी होती है, आप किस तरह अपना दिन का जो है वो आगाज़ करते हैं? थैंक यू वेरी मच। दिन का आगाज़ मैंने जो है पहले गवर्नमेंट जॉब में था, वो स्किप कर दी। ठीक। तो मेरी मॉर्निंग जो है वो काफ़ी इजी और लेज़ी सी होती है। ओके। तो लाइफ जो है वो अर्ली मॉर्निंग जो है वो जितनी पुरसकून होगी, आपका सारा दिन उतना ही अच्छा गुजरेगा। तो मॉर्निंग आवर्स जो होते हैं वो मेरे अपने होते हैं और फिर 1 बजे के बाद मैं पेशेंट्स के पास चला जाता हूँ और रात तकरीबन 8-9 बजे तक मैं पेशेंट्स के साथ होता हूँ। उन अपने आज में आप क्या विंड डाउन करते हैं? आप पिछले दिन की थकावट आप किस तरह उतारते हैं? हाँ, मैं जनरली करता हूँ, कुछ बुक्स वगैरह रीड कर ली, डे को प्लान कर लिया। फिर मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है कुछ जो है वो पढ़ने लिखने के हवाले से भी, तो उन चीज़ों में चले गए। फ़िलासफ़ी को स्टडी करना, फिर उसके बाद आजकल एआई जो है वो एक बड़ा बूस्ट है। फिर मैं जो है कुछ टाइम जो है यूट्यूब पे गुजारता हूँ रिगार्डिंग स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, एज ए लीडर आपको कैसा होना है, एज ए पर्सन आपको अपनी डेवलपमेंट कैसे करनी है। तो मॉर्निंग आवर्स जो मेरे ये डेवलपमेंट के होते हैं, मेरे पर्सनल होते हैं और ग्रोथ के लिए होते हैं, प्लानिंग के लिए होते हैं, और उसके बाद फिर ऑल द वे फिर सारा दिन एग्जीक्यूशन चलती है चीज़ों की। अच्छा डॉक्टर, मुझे बताइएगा कि आप एक स्पाइन सर्जन हैं, लोगों में कुछ मिथ्स पाई जाती हैं, पहले उनको ज़रा हम क्लैरिफाई कर दें कि सर्जरी से लोग बहुत कतराते हैं। किसी को कोई रीढ़ की हड्डी का मसला हो गया तो वो कहते हैं कि अगर कोई हमने सर्जरी करा ली तो हम शायद व्हील चेयर पर आ जाएंगे पूरी ज़िंदगी के लिए। तो इस तरह के जो दीगर आपको प्रैक्टिस में मिथ्स नज़र आते हैं वो ज़रा क्लैरिफाई कीजिएगा।
असल में देखने की बात यह है कि स्पाइन जो है वो एक कम्प्लेक्स ये एरिया है। स्पाइन जो है बड़ा सेंसिटिव है। बिल्कुल। स्पाइन में जो है वो पहले हड्डी है, मोरे जिन्हें हम कहते हैं, फिर उसके पीछे जो है हराम मगज़ पड़ा हुआ है। हराम मगज़ जो है ये इसको इसी तरह समझ लें कि एक ऊपर जो है हमारा ब्रेन जो है उसकी जो नीचे केबल्स जा रही हैं और ये एक सप्लाई लाइन है जो कि तमाम घरों तक जाएगी, हमारे जिस्म के तमाम आज़ा तक जाएगी। तो अब वो सप्लाई लाइन जो है जो ब्रेन से आ रही है वो उसके ऊपर हल्का सा भी कोई भी डैमेज होगा वो बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है। तो इस वजह से डेफिनेटली इसमें चीज़ें जो हैं वो सेंसिटिव हैं। लेकिन सर्जरी की तरफ जाने से पहले भी कि क्या हर जो बैक पेन है या हर स्पाइन का इशू जो है उसका हल जो है वो सिर्फ सर्जरी ही है, तो उसमें मेरा ख्याल ये है कि 90% से ज़्यादा जो इश्यूज़ होते हैं वो रिजॉल्व कर जाते हैं विद एनी ट्रीटमेंट। आप कंजर्वेटिव मैयर्स लेते हैं, मेडिसिन देते हैं, आप उसको कोई ट्रायल देते हैं फिजियोथेरेपी का, आप उनको कुछ कायरोप्रैक्टर के हवाले से गाइड करते हैं, चीज़ें ओवर द टाइम रिजॉल्व कर जाती हैं। हार्डली हम ये समझते हैं कि 1% ऑफ द केसेस विच नीड डेफिनेटली सर्जरी। तो सर्जरी के बारे में जो मिथ्स की आपने बात की, तो वो मेरा ख्याल है कि टेक्नोलॉजी का इरा इतना एडवांस कर गया है अब कि अब ये ना इसकी कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी कम हो गई हैं। यानी कि अब हम जो है वो प्रोसीजर्स जिनके बारे में बहुत रिस्की समझे जाते थे, इवन डॉक्टर्स रिकमेंड नहीं करते थे एक वक्त में, अब वो चीज़ें बहुत इजी हो गई हैं। सर्जरी के दौरान उन कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हम इवन सर्जरी के दौरान एक चीज़ हमारे पास होती है इंट्रा ऑपरेटिव न्यूरो मॉनिटरिंग। ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल। IONM कहते हैं हम इसको। तो IONM, ठीक है, यानी सर्जरी के दौरान हम जो सप्लाई लाइंस हैं उनको हम मुसलसल चेक कर रहे होते हैं। मरीज़ जो है वो बेहोश होता है लेकिन उसकी सप्लाई लाइंस जितनी भी हो रही होती हैं, उसके टांगें हरकत कर रही हैं या नहीं, अंगूठे हरकत कर रहे हैं पाँव के या नहीं, उसका पेशाब पखाने का कंट्रोल है या नहीं, तो ये चीज़ें भी इवन हम चेक कर सकते हैं। तो सर्जरी जो है अब वो फिर ओवर द टाइम इसमें बहुत सारी एक्सपर्टीज़ भी आ गई, बहुत सारी इसके ऊपर रिसर्च भी हो गई। तो बाय द डे, आज के दिन में अगर हम बात करें तो मोरों की सर्जरी जो है ये बड़ी ही कह लें कि नतीजा खेज़ है, पेशेंट के लिए बड़ी मुफीद है, पेशेंट की ज़िंदगी को बहुत आसान कर देती है, बदल देती है। मैं पढ़ रहा था कि मिनिमली इन्वेसिव सर्जरीज अब आ गई हैं, आपको कोई बहुत ज़्यादा कट भी इतने बड़े नहीं लगाने पड़ते, बिल्कुल एक नीडल जितना कुछ आप सुराख करते हैं और उससे सर्जरी हो जाती है। इस तरह की सर्जरीज होती है? जी बिल्कुल इसी तरह है। एक हमारा जो मोरे का फ्रैक्चर का प्रोसीजर होता है, काइफोप्लास्टी उसे कहते हैं, तो वो प्रोसीजर है जिसमें हम जाते हैं और हम कट ऑफ 3 to 4 मिलीमीटर का कट लगा के हम अंदर जाते हैं नीडल के थ्रू, और उसके बाद जो वर्टिब्रा जो है जो फ्रैक्चर हुआ होता है उसके अंदर जाते हैं, ठीक है, वहाँ बैलून को इन्फ्लेट करते हैं और वहाँ पे हम सीमेंटिंग कर देते हैं, और इसको काइफोप्लास्टिस प्रोसीजर कहा जाता है। और वो पेशेंट जो हिल भी नहीं पा रहा होता उसको हम अगले दिन ही खड़ा कर देते हैं। और इसी तरह यहाँ हम ये कह लें कि डिस्क की जो सर्जरी है वो हार्डी विद अ कट ऑफ, अभी हम एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी जो है मैं वो भी करता हूँ। तो एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में कट्स ऑफ 2 सेंटीमीटर के कट के साथ हम 1 सेंटीमीटर एक साइड पे, 1 सेंटीमीटर एक, तो इन 2 कट्स के साथ जो है हम पूरा डिस्क का प्रोसीजर जो है वो कर लेते हैं। तो दुनिया जो है वो काफ़ी तब्दील हो रही है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी ये सहूलियात अब मुयसर हो रही हैं और हम दुनिया के साथ वी आर एट पार ऑफ कह लें कि विद द वर्ल्ड। यानी कि एक वक्त होता था कि हम ये कहते थे पाकिस्तान जो है वो दुनिया से 50 साल पीछे है, तो अब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि दुनिया में वो प्रोसीजर्स जिनको अभी आए हुए वो 10 साल 15 साल भी नहीं हुए, वो पाकिस्तान में बहुत फ्रीक्वेंट जो है वो हो रहे हैं। तो मिनिमली इन्वेसिव के अंदर एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरीज जो हैं वो हो रही हैं, तमाम तरह की बायोप्सीज कर रहे हैं, डिस्क की सर्जरीज कर रहे हैं, ठीक है, और उसके अलावा भी काइफोप्लास्टीज हो रही हैं। तो MIS के अंदर जो है वो बड़ा अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। MIS में बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोप है और पाकिस्तान जो है वो किसी और चीज़ में एट पार होना, और मेडिकली भी आर एट पार विद द वर्ल्ड। अल्हम्दुलिल्लाह। सादिया, मैं आपसे पूछूंगा जहाँ पर पहले मुझे अपनी रूटीन के बारे में आगाह कीजिएगा, इसी के साथ एक और ये क्वेश्चन ऐड कर लीजिएगा। हम लोग मिथ्स की बात कर, हज़रात को ये एक मसला होता है, लोग सुनी सुनाई बातों पे जी अमल करते हैं और हमारे पास नहीं आते, टोटकों पे लग जाते हैं। आपके यहाँ बिल्कुल इसका उल्टा है, लोग एक दूसरे की बातें सुनते हैं और जो नुस्खा भी उन्हें मिलता है वो अपनी स्किन पे अप्लाई कर लेते हैं और फिर इसका उन्हें नुकसान होता है। तो इस हवाले से ज़रा बताइएगा, पहले मुझे अपनी रूटीन बताएंगे दिन की। पहले तो मेरी फर्स्ट ऑफ ऑल यही रूटीन होती है कि अर्ली मॉर्निंग उठना जैसे होता है, प्रेयर करना, फिर बच्चों को स्कूल भेजना, उसके बाद मैं खुद अपना फिजिकल हेल्थ के ऊपर बहुत फोकस करती हूँ, क्योंकि आपका जब तक ब्रेन जो है वो सॉलिड रहेगा, आप एक तंदुरुस्त ब्रेन के साथ काम करेंगी तो आपके सारा दिन का जो बिजी शेड्यूल होता है वो काफ़ी हद तक आपको ना रिलैक्स कर देता है।
फिर मैं जिम जाती हूँ, जिम के बाद फिर मैं घर आती हूँ, घर आने के बाद मैं अपने सैलून पर आती हूँ। ये मेरी एक बिजी लाइफ है। और इसके अलावा जैसे अब आपने कहा कि लोग सुने सुनाए टोटकों के ऊपर अमल करना शुरू कर देते हैं, लोग आते हैं जिसने जो कहा। देखें टाइप ऑफ स्किन जो होती है ना हमारी, हर एक की डिफरेंट होती है। बिल्कुल। अभी तक हमें ये नहीं पता चला कि हमारी ब्यूटिशियन फील्ड में भी बहुत सारी जो है मिस्टेक्स हैं। अभी तक हमें बहुत सारे ब्यूटिशियंस को ये भी नहीं पता चला कि हमारी टाइप ऑफ स्किन कौन सी है। ठीक है, किसी से पूछ लो वो कहेगा जी हमारी ऑयली है, कोई कहेगा हमारी ड्राई है। ये ड्राई ऑयली आपकी बॉडी से निकल रही होती है, ये हमारी टाइप्स ऑफ स्किन में नहीं इंक्लूड होती। टाइप ऑफ स्किन जो होती है वो हमारी 3 किस्म की होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी 3 किस्म की टाइप ऑफ स्किन होती है। एक हमारी होती है अफ्रीकन, सेकंड होती है हमारी एशियन और थर्ड होती है हमारी यूरोपियन। ठीक है, क्योंकि अब हम लोग एशिया में रह रहे हैं, एशिया में सर्वाइव कर रहे हैं, हमारी सारी स्किन एशियन है। लाख हम लोग यूट्यूब टिकटॉक से लाख चीज़ें भी देख लें, वी आर नॉट कोरियन, क्योंकि हमारा वो जीन वो ग्लास स्किन नहीं बना सकते, क्योंकि वी आर नॉट कोरियन। हम लोगों का वो जीन ही नहीं है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोरिया में पैदा किया हुआ है। बिल्कुल। तो हमने तो रहना है अपने एटमॉस्फेयर के मुताबिक, हमने रहना है अपने यहाँ के जो टेम्परेचर है उसके मुताबिक। हमारे यहाँ 4 मौसम भी होते हैं। यूरोप में जिस तरह आप देख लें चले जाएं, वहाँ पे जो वेदर होता है, इन्वायरमेंट, वो बहुत आपकी स्किन और आपके हेयर के ऊपर इफेक्टेड होता है। इसी तरह जब यूरोप में आप आते हैं या एशिया में आप आते हैं तो हमारे जो स्किन के ऊपर वेदर है वो बहुत इफेक्टेड होता है। जैसे अभी हमारी गर्मी होती है तो गर्मी में हमें शदीद स्वेटिंग भी हो रही होती है, हमें गर्मी भी लग रही होती है, लेकिन जितना हम वाटर इनटेक करते हैं हमारी स्किन ग्लो कर रही होती है। इसी तरह जब आगे स्वेटिंग के वेदर्स आते हैं, जिस तरह वेदर चेंज हो रहा होता है, उस सबसे पहला इफेक्ट जो होता है वो हमारी स्किन और हेयर के ऊपर हो रहा होता है। और मेजर जो चीज़ इसमें होती है वो हमारी डाइट होती है कि हम पूरा दिन में क्या डाइट ले रहे हैं। अब लाख सप्लीमेंट आ जाएं, आप लाख क्रीमें ले लें, आप लाख किसी भी चीज़ को देख लें, जब तक आप इंटरनल तौर पर स्ट्रॉन्ग नहीं है आपका स्किन और हेयर कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। आपने कोरिया की एक ग्लास स्किन जो आजकल लोग जो है वो अचीव करना चाह रहे हैं, लोग देखते हैं स्क्रीन पे वो बोटॉक्स हुई हुई होती हैं, सर्जिकल जो फेसेस होते हैं उनको देख के वो खुद अचीव करना चाहते हैं घर में। जब आप और ये भी प्रैक्टिस है कि लोग जो है वो सर्टिफाइड भी नहीं होते और सर्जरीज कर रहे हैं, बोटॉक्स के इंजेक्शंस लगा रहे हैं, लिप फिलर्स लगा रहे हैं। हमारे यहाँ घरों में अब स्टार्ट हो गया, मोहल्लों में लोगों ने शुरू कर दिया। तो इन प्रैक्टिस से किस तरह का नुकसान होता है? इनका सबसे पहले नुकसान ये होता है कि कोई भी कंपनी जब कोई अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करती है, आप हाइड्रा की ही मिसाल ले लें, ठीक है। हाइड्रा जो है वो एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो वो सिर्फ हम जो है एपिडर्मिस के ऊपर कर सकते हैं। डर्मस के ऊपर सिर्फ वो चल रहा होता है, लेकिन उसकी जितनी भी फ्रीक्वेंसी है वो आपकी एपिडर्मिस के ऊपर आ रही होती है। अब देखें, एक सिंपल से एग्जांपल मैं अक्सर अपने सैलून में भी दे रही होती हूँ कि हर बर्फ़ के फटा लगाने वाले ने हाइड्रा अपने घर में रख लिया, वो इजी वे है। बिल्कुल, ठीक है। हाइड्रा के ऊपर प्रॉपर इनको टेक्नीशियंस नहीं होती हैं। वो आता है, एक बंदा आता है जिससे वो मशीन परचेज करते हैं, आप इसको यूँ कर लेना, उनको सीरम्स की अवेयरनेस होती है। सबसे पहले जब आपके पास क्लाइंट आता है, आप उसकी स्किन को रीड करें, आया उसको हाइड्रा की नीड है कि नहीं है। 25 गिलास डेली जो वाटर इनटेक करता है उसको हाइड्रा की नीड नहीं रहती है। उसके बाद आपका जो फूड होता है, इसमें मेजर फूड होता है, आप अगर कोलेजन प्रॉपर ले रहे हैं, आप प्रोटीन ले रहे हैं, तब भी आपकी जो स्किन है वो बहुत अच्छी हो रही होती है, उसमें भी आपको हाइड्रा की नीड नहीं होती। हाइड्रा जस्ट एक ट्रीटमेंट है उन स्किन्स के लिए जिनका सीबम ख़त्म हुआ होता है, जो पैची स्किन्स होती हैं, जो कहते हैं जैसे कहते हैं कि अब इसमें देखें झुर्रियाँ आनी शुरू होगी। सिर्फ वो क्या करती है, जाके आपके स्किन के डेड सेल को एक्टिव करती है। अब यहाँ पे क्या मिथ बनी हुई है कि हर कोई कहता है जी हमने वाइटनिंग और ग्लोइंग के लिए क्या लेना है, हाइड्रा लेना है, हमने वाइटनिंग और ग्लोइंग के लिए क्या लेना है, हाइड्रा लेना है। ऐसा नहीं होता है। आप डेली अगर आप वाइटनिंग और ग्लोइंग चाहते हैं, आप अपनी डाइट को बेहतर करें, आप डेली रात को सोने से पहले एक अच्छा सा कोई क्लींजर करें, क्लींजर करने के बाद आप कोई भी विटामिन सी अगर आपकी स्किन को नीड है, नहीं तो अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगाएं और सन ब्लॉक का। मैम इस वक्त एक वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम ग्लूटाथायोन और जो स्किन केयर रूटीन्स हैं उस पर बात करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, मैम सादिया जो हैं वो हमें ज़रा एक्सप्लेन कर रही थी कि कौन कौन सी इलीगल प्रैक्टिसेस हैं जो लोग खुद कर रहे हैं। मैम उस बात को अपनी कंटिन्यू कीजिएगा, उसमें एक और ऐड कर लीजिएगा कि लोग जो हैं वो जैसे आप बात कर रही थी ग्लोइंग स्किन के लिए, अब लोग ग्लूटाथायोन जो है वो इंजेक्ट करवा लेते हैं, वो भी बग़ैर डॉक्टर की हिदायत के और ख़ुद की जा रही हैं, घर पर भी लोग कर रहे हैं, कुछ पिल्स ले रहे हैं, तो उसके बारे में बताइएगा। अच्छा, ऐसा है कि ग्लूटा के बारे में मैं थोड़ा सा पहले आपको ब्रीफ कर दूँ कि ग्लूटा क्या था। ग्लूटा एक्चुअली ये वर्ल्ड रिकमेंडेड वाइटनिंग एजेंट
इसको करा दिया। ठीक है। ये उन पेशेंट्स के लिए होता था जिनको ऑलरेडी ये लग रही होती, ये जो शुगर के पेशेंट हैं जो इंसुलिन लेते थे, ये इंसुलिन की एक फॉर्म से ही ग्लूटा निकला हुआ था। जब देखा कि इंसुलिन वाले जो जितने भी पेशेंट हैं उनकी स्किन ज़रा हेल्दी हो रही है, उसी के फॉर्म से ये ग्लूटाथियोन जो है वो निकल आया। अब ग्लूटाथियोन का इतना हमारे यहाँ ट्रेंडिंग चल चुकी हुई है, किसी भी सैलून पे चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, वो आपको इसमें मुख्तलिफ डिप्स के साथ विटामिन सी ऐड करके ग्लूटाथियोन लगा देते हैं। ग्लूटाथियोन की जितनी भी टैबलेट है वो फर्जी तो आपको वो कर देती हैं, लेकिन जब तक आपकी अपनी प्रॉपर बॉडी से इंसुलिन का लेवल करेक्ट नहीं होगा तब तक आप जितनी मर्जी कोई चीज़ ले लें आप कभी भी वाइट नहीं हो सकते। अक्सर आपने देखा है कि अक्सर लोगों की जो नेक होती है वो ब्लैक होती है, अक्सर उनके बाजू ब्लैक होते हैं, अक्सर के कहीं कहीं जगह पे पैचेस होते हैं। तो सबसे पहले ये उसका सिम्टम होता है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन की कमी है, कहीं ना कहीं आपकी बॉडी इंसुलिन सही तरीके से नहीं बन रही है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के ऊपर ना इसका असर आ रहा है। टैनिंग की वजह से भी तो होता है कि जो सन को एक्सपोज्ड होगी जगह वो ज़्यादा उसके ऊपर पैचेस होते हैं। देखिए जो नेक का होता है वो तो मोस्टली आपका इंसुलिन का होता है। अच्छा ठीक है। ठीक है। टैनिंग स्किन क्या होगी? टैनिंग स्किन ये होती है जैसे हम लोग अब फार्मूला क्रीम्स के ऊपर आ जाएं, आप अगर आप फार्मूला क्रीम्स में जितना स्टीराइड आपने यूज़ किया है, स्टीराइड जब आप यूज़ करते हैं वक्ती तौर पे वो आपकी स्किन के ऊपर, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी जो डर्मस है ना उसको इतना हेल्दी बनाया है कि इसके ऊपर भी एक प्रोटेक्टर लेयर लगा दी है। हम जब वो प्रोटेक्टर लेयर सुबह को उठ कर उतार रहे होते हैं ना तो कह रहे होते हैं जी देखिए हमारी स्किन साफ़ हो रही है, हमारी छाइयाँ जो है वो साफ़ हो रही हैं, फ्रैकल्स हमारे उतर रहे हैं। देखो वो स्किन नहीं साफ़ हो रही होती, जो प्रोटेक्टर लेयर होता है एक्चुअली हम उसके साथ ब्लफ कर रहे होते हैं, हम उसको रिमूव कर रहे होते हैं स्टीराइड के साथ। प्रोटेक्टिव लेयर को जो है वो ख़राब करें। फार्मूला क्रीम इस्तेमाल करके 2 से 3 क्रीमें हमने मिला ली, उसके अंदर कोई विटामिन ई के कैप्सूल भी डाल दिए। अब मैं चलता हूँ डॉक्टर साहब की तरफ। डॉक्टर, जहाँ पर मैम के शोबे में कुछ इस तरह के अनासर मौजूद है, वहाँ पर आपके यहाँ से डॉक्टर्स मौजूद हैं जो कि हर मसले के लिए जो है वो सर्जरी एडवाइस कर देते हैं। कुछ छोटा सा भी मसला हो तो वो सर्जिकली उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ जो हम मिथ्स की बात कर रहे थे उसमें भी अगर आप कुछ चीज़ ऐड करना चाहें तो प्लीज़ कर दीजिएगा। ये दो आपने ना अलग-अलग एक बहसें जो हैं वो छेड़ दी हैं। तो लेकिन ये हमारे साउथ पंजाब में ना इसके ऊपर कह लें कि इन मिथ्स को हल करना बड़ा ज़रूरी है। मेरे पास जो है वो खानेवाल से पेशेंट आया और उस पेशेंट का जो मसला था वो गर्दन का मसला था। ही वाज ए लर्न पर्सन, ही वाज ए जर्नलिस्ट, ओके, एंड विद द एज ऑफ 55 इयर्स। और दैट पर्सन, उसकी हाथों की मूवमेंट भी जा चुकी थी, टांगों की मूवमेंट भी जा चुकी थी। ही वॉज टोटली बेड बाउंड और वो अपनी डिपेंडेंट था, फुली डिपेंडेंट ऑन द फैमिली फॉर सेल्फ केयर, यानी कि वो हर चीज़ के लिए अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट था। और उसके जो है ऊपर एक बीमारी होती है, उसको कहते हैं हम OPLL, हराम मगज़ जो होता है, हराम मगज़ की जो है वो दबाव शुरू हो जाता है उसका, और जो पीछे जो है हड्डी बन जाती है एक और, जिसकी वजह से दबाव आता है। हराम मगज़ जब दब जाता है तो नीचे, जैसे मैंने बताया कि ट्रांसमिशन लाइन है वो ब्लॉकेज होती है, जिसकी वजह से मूवमेंट सारी ख़त्म हो जाती है। और इसका बड़ा अच्छा आसान हल है, हम पीछे से सर्जरी जाके करते हैं और उसको डीकम्प्रेस करते हैं और पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो उस तरह के पेशेंट्स जो हैं वो मैंने पहले सर्जरीज भी की हुई हैं, उसकी वीडियोस वगैरह भी हैं हमारे पास। वो पेशेंट आया और उसको मैंने सर्जरी एडवाइस की कि आप इस सर्जरी की तरफ आ जाएँ। और वो पेशेंट 6 महीने से उस कंडीशन में था, बट ही वाज सो अफ्रेड। उसको लोगों ने इतना डराया हुआ था, इतना परेशान किया हुआ था कि वो उसके बावजूद भी सर्जिकल डिसीजन नहीं ले सका। ठीक है। या इसी तरह मेरे पास एक बच्चा आया, उसके हराम मगज़ में रसोली थी। वो पेशेंट बलूचिस्तान से आया। उसको बताया कि अच्छा उसकी टांगों की हरकत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। उसे बताया कि अच्छा अब आपका ये मसला है, आप इसकी इस तरह से सर्जरी करेंगे और ये ठीक हो जाएगा। वो बलूचिस्तान से उठ के यहाँ आए थे, लेकिन वो इस चीज़ के लिए नहीं थे कि वो कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब दवाई दें और दवाई के साथ जो है ना आप इसका इलाज कर दें। तो अब ये दोनों पेशेंट्स, ये इस तरह के हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। एक पेशेंट मेरे पास आया, वो 1 महीने से उसका पेशाब पखाने का कंट्रोल ख़त्म हुआ था और उसकी लाइफ एक मिजरी थी, लेकिन वो 1 महीने से सर्जरी नहीं करवा रहा था। ठीक है। तो ये मिथ्स हैं, ये इस तरह की बनी हुई हैं सर्जरी के बारे में कि जो सर्जरी करना जो है वो शायद जिस हालत में आप हैं उससे भी आप वर्सन आउट हो जाएंगे। कि जिस पेशेंट की टांगों की हरकत ख़त्म हो चुकी, हाथों की हरकत ख़त्म हो चुकी, जिसका पेशाब पखाने का कंट्रोल ख़त्म हो चुका, वो उसके अभी भी उसका जो अंदर खौफ है ये इतना ज़्यादा है कि वो अभी भी सर्जरी की तरफ नहीं आ रहा। और डेफिनेटली ये जो वजह है इसके पीछे सोशली हमारे यहाँ कुछ कह लें कि प्रैक्टिसेस हैं
जिसमें हर बंदा, जिस तरह मैडम अभी बात कर रही थी कि हर बंदे ने घर में जो है वो हाइड्रा रखा हुआ है या हर बंदा ही जो है वो स्पेशलिस्ट है, तो इसी तरह हर बंदा जो है ना हमारा काउंसलर है। जो भी बंदा पेशेंट की जिम्मेदारी के लिए आ रहा है या जो सोशली जो हमारे बिलीफ्स बने हुआ है सर्जरी के बारे में, ख़ास तौर पार्टिकुलरली रिगार्डिंग द साउथ पंजाब, हमारा जो वसेब है, हमारा ये जो साउथ का जो इलाका है, ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रही हैं कि हम आज भी अर्बनाइजेशन से बहुत दूर हैं, डिजिटलाइजेशन से बहुत दूर हैं, जो दुनिया में तब्दीलियाँ आ गई हैं उनसे बहुत दूर हैं। तो हमारा बिलीफ सिस्टम भी वैसा है और हमारा सर्जिकली जो है उन चीज़ों के बारे में भी आज भी चीज़ें उसी तरह ही हैं। तो अब जो है चीज़ें चेंज हो गई हैं और विद द स्टैंडर्डाइज प्रैक्टिसेस देयर आर वेरी गुड आउटकम्स। मतलब इफ़ यू गो टू अ क्वालिफाइड डॉक्टर तो इंशाल्लाह आपके जो है वो मर्ज़ का इलाज होगा और घबराना नहीं चाहिए। जो आपको एक क्वालिफाइड पर्सन ने एक एडवाइस कर दी है तो उस एडवाइस को फिर मिनो वन जो है वो फॉलो करना चाहिए। अच्छा सर, हम कॉजेज़ पे चलते हैं। बचपन में हम सुनते थे कि जनरल पॉपुलेशन के लिए ना, जिनको कोई मसला नहीं है या अभी उनकी रीढ़ की हड्डी जो है वो बिल्कुल ठीक है, हमें सिखाया जाता था कि आपने ख़ास तरीके से बैठना है, कोई वज़न उठाना है तो उसको बिल्कुल झुक के उठाना है, इस तरह बेंड पोजीशन में नहीं उठाना। इसी हवाले से कुछ गाइड करें पॉपुलेशन को, और इसमें कुछ कॉजेज़ भी बता दीजिएगा कि किस वजह से जो है वो अमूमन मर्ज़ हो जाते हैं रीढ़ की हड्डी के। बहुत अच्छा सवाल है। असल में कमर का दर्द जो है ना आज की जो हमारी लाइफस्टाइल है इसमें बहुत बढ़ गया है, यानी कि ऑलमोस्ट हर घर के अंदर कमर दर्द का मरीज़ इस टाइम में मौजूद है। तो ये जो कमर दर्द है इसका मसले को समझने की ज़रूरत है कि ये है क्या, क्यों हो जाता है। पार्टिकुलरली जो देखें जो 50s के बाद का कमर दर्द है वो तो चले हम कहेंगे कि कुछ उसमें वजह है, उससे पहले का कमर दर्द जो है तो उसकी वजूहात की तरफ हमें जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो उसमें जो बहुत अहम वजह है वो हमारा ना सेडेंट्री लाइफस्टाइल है कि हमारे लाइफस्टाइल के अंदर पहले हम वॉक करते थे या हम पैदल चलते थे वो लंबा लंबा, हम साइकिलिंग कर रहे थे, ठीक है, या हम जो है कोई वज़न वाली चीज़ उठा रहे थे। अब वो सारी चीज़ें जो है वो उन तमाम चीज़ों की जो जगह है वो मशीन्स ने ले ली हैं। आपके पास मुख्तलिफ तरह की मशीन्स हैं, हमारे पास मोटर व्हीकल्स हैं मुख्तलिफ तरह की, हम उस पर ट्रैवलिंग कर रहे हैं। हमारा जो वज़न उठाने वाला काम था वो भी कुछ और मशीनों ने ले लिया है। हमारी फिर सारा दिन की जो एक्टिविटी है वो टेबल चेयर पे हो गई है, महदूद हो गई है। तो काउच पोटैटोस बन चुके हैं। हाँ बिल्कुल इसी तरह ये। तो उसके साथ में जो हमें अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा उसमें चेंज करना था, उसमें हमें जिम को ऐड करना था, डेली वर्कआउट को ऐड करना था या वॉक को ऐड करना था, कोर मसल की स्ट्रेंथनिंग के लिए कुछ चीज़ों के लिए तब जाना था, वो चीज़ें भी नहीं रहीं। दूसरा फिर हमारी डाइटली हैबिट्स जो हैं वो बड़ी ख़राब हो गई हैं। हम देखते थे कि पहले जो है वो देसी घी का इस्तेमाल या मक्खन का इस्तेमाल या उसके बाद जो है दूध वगैरह का इस्तेमाल बड़ा अच्छा था, बहुत कॉमन था। या इसी तरह इवन हमारे जो बड़े थे वो चार मगज़ वगैरह जो है उसकी बड़ी बात करते होते थे कि हाँ जी उनको लिया जाए तो उसके अंदर विटामिन डी, कैल्शियम, मैग्नीशियम का बड़ा अच्छा रिसोर्सेज है। कद्दू, पम्पकिन सीड्स जिसे हम कहते हैं, बिल्कुल। तो उन चीज़ों का इस्तेमाल जो है बड़ा फ्रीक्वेंट होता था। अब वो सीड्स हमारी डाइट से निकल गए हैं, देसी घी, मक्खन और इस तरह की चीज़ें निकल गई हैं, लाइफस्टाइल हमारा बिल्कुल भी वो वैसा नहीं रहा। तो डेफिनेटली उस सारे का नतीजा क्या होगा, हमारा मसल मैस जो है वो वीक होता जा रहा है। उसके अंदर कह लें कि वो इजीली फटीग हो जाता है, ठीक है, उसमें इजीली जो है क्रैम्पिंग हो जाती है। इस लाइफस्टाइल को हम ज़रा तफसीलन बात करेंगे इस वक्त। नाज़रीन, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम लोग बात कर रहे थे, डॉक्टर महमूद हमें समझा रहे थे कि लाइफस्टाइल किस तरह का होना चाहिए। जी सर, आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल से अब हम ज़रा एक एक्टिव लाइफस्टाइल की तरफ हम बात कर रहे थे, ज़रा वो समझाइए किस तरह का लाइफस्टाइल होना चाहिए यूजुअली। थैंक यू। कंटिन्यू करते हैं कि हम बात कर रहे थे लाइफस्टाइल के हवाले से कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल से हमें एक्टिव लाइफस्टाइल की तरफ आना है। तो हमें अपनी लाइफ के अंदर जो है वो वॉक को, वेट ट्रेनिंग को, कोर मसल की स्ट्रेंथनिंग को लाजमी ऐड करना चाहिए। वर्क स्टेशन एर्गोनॉमिक्स को हमें ऐड करना चाहिए कि हमें बैठना कैसे है। अगर हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो हमारी नेक की जो है वो गेज़ एंगल हमारा क्या होना चाहिए, हमारा शोल्डर बैलेंस कैसा होना चाहिए और हमारा हिप का जो एंगल है वो कैसा होना चाहिए, इवन हमारी चेयर जो है वो कितनी ऊंची होनी चाहिए। कि ये सारी चीज़ें जो है हमारी बॉडी को, हमारी स्पाइन को इफेक्ट कर रही हैं। सर इस बारे में बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं। जी, अपना नाम बताइएगा और अपना सवाल कीजिएगा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वो ना मेरी कमर में दर्द रहता है बहुत। जी, तफसील ज़रा बताएंगी अपनी। वो मैं घर हाउस वाइफ हूँ और वजन कितना?
मैंने ना कमर में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है 1 हफ्ते से, तो बहुत ज्यादा। ठीक है, ये डॉक्टर साहब आपसे कुछ सवाल करेंगे, उनका जवाब दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी बहन, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 40 ईयर्स। आपके बच्चे कितने? मेरी 3 बेटे हैं। 3 बेटे। अच्छा, और आपका जो है वजन कितना है? मेरा है ये 74। 74। हाइट कितनी है आपकी? हाइट होगी 4'5". ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है, मैं कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ, आप इसे जो है वो नोट कीजिए, इंशाल्लाह उम्मीद है बेहतर हो जाएगा। अच्छा, ये जो है जो अभी सिस्टर ने भी बात की, ये बड़ा कॉमन इशू है जी। हमारी जो चाइल्ड बेयरिंग एज की ख़वातीन हैं, उसके अंदर कमर दर्द है वो उसका तनासुब बहुत बढ़ गया है। ठीक, तो उसके पीछे जो है वो डेफिनेटली जो वजूहात हैं वो हमारा लाइफस्टाइल है, जिसकी तरफ हमने अभी निशानदेही की थी कि हमारी डाइट जो है वो प्रॉपर नहीं है, जिसने हमारे मसल्स को स्ट्रेंथन करना था, और हमारे उसके साथ में मसल एक्टिविटी नहीं है जिसने हमारे मसल्स को पूरा काबू करके रखना था, हमारी स्पाइन को काबू करके रखना था। उसके बाद फिर प्रेगनेंसी वगैरह या सिजेरियन होने के बाद, ठीक है, वो ये बड़ा एक आम से मिथ है जी, डॉक्टर साहब मेरा दर्द जो हुआ ना वो डॉक्टर ने कमर में इंजेक्शन लगाया था, उसके बाद से हो गया। उसके बाद से हो गया। ये तो हर घर में जिसका सिजेरियन हुआ तो ये बात करते हैं। तो एक्चुअली उसके पीछे कॉजेज ये नहीं है। अच्छा, इट्स हार्डली 1% भी ये कॉज हम अगर उसको करें तो 1% में भी जो बैक पेन जो स्पाइनल लगता है उसकी वजह से बैक पेन नहीं होता, बल्कि होता ही है कि हमारी बॉडी में रिलैक्सिन हार्मोन जो है प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो बनता है, जिसकी वजह से बेबी की डिलीवरी आसान हो जाती है। तो उसकी वजह से साइडें जो होती हैं उन जोड़ों में थोड़ी सी लचक आती है, वो ओवर द टाइम सेटल हो जाते हैं, वो बेहतर हो जाती हैं चीज़ें। तो उन्हें बेहतर हो जाना चाहिए। लेकिन प्रेगनेंसी जो है एक बहुत बड़ा जो है वो कह लें कि एक मुश्किल मरहला है। इसी तरह उसके बाद बच्चे को फीड कराना एक मुश्किल मरहला है। यानी कि हम ये कहते हैं कि एक मज़दूर जो है उसको जितनी एनर्जी चाहिए और एक जो मदर जो प्रेग्नेंट है या वो बेबी को फीड करा रही है, तो दोनों के एनर्जी अगर हम तनासुब को देखें तो मज़दूर से ज़्यादा एनर्जी जो है वो एक बच्चा माँ जो हामला है या बच्चे को फीड करा रही है उसको चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ इस टाइम में वो चीज़ें डिप्लीट आउट हो गई हमारी डाइट से, ठीक है। यानी कि उस दौरान जो उसको हमने डाइटरी थोड़ा सा सप्लीमेंट्स वगैरह देने थे इन द फॉर्म ऑफ देसी घी, मक्खन या कुछ खुराक वगैरह और तरह की, ठीक है, तो वो चीज़ें ना हमारी डाइट से आउट हो गई, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस जो होता है वो सारे का सारा बॉडी अपने ऊपर लेती है। फिर उसके बाद प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो पेट के अंदर जब बेबी होता है तो वो कोर मसल्स जो होते हैं सारा स्ट्रेच हो रहे होते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो उसके बाद जब वो दोबारा अपनी बॉडी की शेप में वापस जाना है तो वो प्रोसेस हमारे यहाँ नहीं है। बॉडी हैबिट्स को दोबारा से मेंटेन करना कि बॉडी एक रिंग है जिसमें ये सामने पेट है, ठीक है, पेट जो है वो बहुत फूल जाता है, ठीक है, और वो लटका हुआ है, ठीक है, उसके साथ में बैक पेन जो है वो डेफिनेटली लाजमी हो जाएगा अगर पेट फूला हुआ है, ठीक है। तो जो बेली फैट है ये बहुत बड़ा जो है कंपोनेंट है। इसी तरह जो है और जो बटक्स हैं बहुत हैवी हो जाएं तो भी उसकी वजह से पेन जो है वो बढ़ जाता है। तो इसी तरह सिजेरियन में भी जब वो चीज़ें होती हैं, मसल्स एंटीरियरली कट होते हैं तो भी पीछे कमर दर्द हो सकता है। अब इन सारी चीज़ों का हल क्या? अच्छा, ये तो हो गया, ये तो लेकिन सबके साथ है, ठीक है, तो फिर इससे बचा कैसे जाए? तो उसमें सिंपल सी बात है कि आप जो है वेट ट्रेनिंग करें। आप अपनी जो कोर मसल्स हैं स्पाइन के साथ, जो हमारे मसल्स हैं जो कि हमारी स्पाइन को मजबूत कर रहे हैं, उनको स्ट्रेंथन करें, उसकी एक्सरसाइजेज हैं। मेरी वेबसाइट है drmahmoodahmed.com, उसके ऊपर आर्टिकल्स पड़े हुए हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी और उसके बाद मुख्तलिफ एज ग्रुप्स के हवाले से पार्टिकुलरली, तो उन तमाम चीज़ों के हवाले से उसके ऊपर प्रॉपर गाइडेंस है कि आपको कौन कौन सी एक्सरसाइजेज करनी चाहिए प्रेगनेंसी के बाद अपने वेट को कम करने के लिए और कोर मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए। कि स्पाइन को जब तक हम उसको स्ट्रेंथन नहीं करेंगे वॉक करके, एक्सरसाइज करके, वेट ट्रेनिंग करके, तो हम इन मसलों से नहीं निकलेंगे। सर, वेट ट्रेनिंग का आप एज अ क्वालिफाइड पर्सन की हमें ज़रा एक बहुत बड़ी मिथ है वेट ट्रेनिंग के हवाले से। मैं खुद भी एक फ़िटनेस एंथुसियास्ट हूँ। हम लोगों के बारे में बचपन में कहा जाता था कि जी आपने वेट ट्रेनिंग नहीं करनी, बहुत ज़्यादा जब आप बिल्ड कर लेंगे, अपना बल्क करके अपनी बॉडी बना लेंगे तो जी मसल लटक जाता है, और कुछ ख़ास तौर पे जो डाइट्स हैं वो नहीं लेनी आपने जो उसके साथ एसोसिएटेड हैं। तो ज़रा ये मिथ्स क्लियर करें वेट ट्रेनिंग के हवाले से। थैंक यू। वेट ट्रेनिंग जो है ना, इसको आपको समझने की ज़रूरत है कि एक्चुअली आप चाहते क्या हैं, ठीक है। आप जो है वो एक कह लें कि अपनी जिस्म को खूबसूरत बनाने के लिए वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं या अपने आप को हेल्दियर रखने के लिए वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं। अगर तो आप प्रोफेशनल हैं, आपने किसी कंपटीशन की तरफ जाना है, ठीक है, कम्पीट करना है, तो डेफिनेटली उनके लिए चीज़ें बिल्कुल एक अलग लाइन होगी।
ठीक है, उनके लिए डाइटरी चीज़ें भी कुछ होंगी, लेकिन जो फार्मूलाज मुख्तलिफ तरह के आए हुए हैं, स्टीराइड्स वगैरह हुए हैं, इंजेक्शन आए हुए हैं, डेफिनेटली वो अच्छे नहीं हैं और वो उसके ऊपर जो है हमें बहुत सारी चीज़ें आए दिन उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी हम देखते हैं। लेकिन एक पर्सन जो है जो अपनी रूटीन लाइफ गुजार रहा है तो उसको भी वेट ट्रेनिंग की बहरहाल ज़रूरत है। इवन हमने ये देखा कि एक खातून जिसका कमर दर्द का मसला हल नहीं हो रहा था, उसको वेट ट्रेनिंग की तरफ लगाया एट द 55-60 ईयर्स एज थी, ठीक है, और उसके बाद जब उसका मसल मैस जो है वो डेवलप हुआ, ठीक है, तो उसका पेन खत्म हो गया। ये एक आम ना ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपेनिया यानी कि हड्डियों का भुरभुरापन, ठीक है, और हड्डियों का कमज़ोर होने जाना तो हम सुन रहे हैं डेली, लेकिन उसके मुकाबले में एक और टर्म है सार्कोपेनिया, ठीक है, कि जिसके अंदर मसल मैस जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है, तो उस मसल मैस को ख़त्म होने के हवाले से हमारे यहाँ गुफ्तगू नहीं हो रही, तो उसके लिए वेट ट्रेनिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। बट वेट ट्रेनिंग जो है वो डेफिनेटली जब भी की जाए तो ये एक किसी भी ट्रेन पर्सन के निगरानी में करनी चाहिए। ऐसे खुद से शुरू हो जाने में डेफिनेटली उसके अंदर मसाइल उल्टा बढ़ जाते हैं। जो आपको सर्टिफाइड हो, आपने उनको फिटनेस ट्रेनर को अपने साथ रखना है, वो आपको ट्रेन करेंगे। सर, अब हमने बात की इस हवाले से कि क्या क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए इनिशियली एक हेल्दी पर्सन के लिए, और खुदा न खास्ता किसी को कोई मर्ज हो गया। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्टर्स, न्यूरोसर्जन भी स्पाइन को डील कर रहे हैं। लोग सबसे पहले तो अपने जो मोहल्ले के डॉक्टर होंगे, जनरल फिजिशियंस होंगे, उनके पास जाएंगे। फिर यहाँ पर कुछ सर्जरी से डर के लोग जो हैं वो अमलियात और कुछ कायरोप्रैक्टर्स के पास चले जाते हैं, कुछ हकीमों के पास चले जाते हैं। तो फिर हमने किस पर्सन से जो है वो रुजू करना है, और हमें पता कैसे चलेगा कि अब हमारा ये वाला मर्ज जो है वो ये फ़लाँ डॉक्टर जो है वो डील करेंगे, ख़ासतौर पर अगर आप अपनी स्पाइन के हवाले से बता सकें। अच्छा, ये जो है कि एक पेशेंट को जिसको बैक पेन हो गया तो उसको सबसे पहले कंसल्ट किसे करना है। तो देखें, जो वैसे जो जनरल प्रैक्टिसेस हैं वो तो ये है कि जनरल फिजिशियन इज़ द राइट पर्सन टू स्टार्ट विद, ठीक है। आप अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाएं और उसको आप अपना जो है मसला बताएं, तो और वो जो है आपको मेडिसन या बाकी चीज़ें बताया और वो चीज़ें हो जानी चाहिए। अच्छा, लेकिन अभी तक ना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत अच्छा डेवलप नहीं हुआ। फिजियोथेरेपी के सेगमेंट जो है बड़ा मिसिंग है, बिल्कुल। उसके सेंटर्स नहीं हैं या लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं है, आइडिया ही नहीं है कि ये कितना इफेक्टिव टूल है और ये कैसे आपको मदद कर सकता है। सर, एक हमारे साथ एक और कॉलर लाइन पर मौजूद हैं जी। अपना सवाल कीजिएगा, पहले अपना नाम बताइएगा फिर अपना सवाल कीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद फरहान अहमद पटेल। वालेकुम अस्सलाम जी, सवाल कीजिएगा। मेरा मसला है, उसका 1 साल हो गई कि कंधों में और यातों में, गोदों में, टुकनों में बहुत शदीद दर्द है। टेस्ट भी करवाया, सब कुछ डॉक्टर बोलते टेस्ट में कुछ नहीं, मगर तकलीफ बहुत ज्यादा है। जी सर, आप जवाब देंगे इनके क्वेश्चन का? हम ये बात अपनी जो बात अपनी कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद इनके सवाल का जवाब दीजिएगा। मैं भी आपके सवाल की तरफ आता हूँ, हम बात कंप्लीट करके फिर आपके सवाल की तरफ आते। तो हम बात कर रहे थे कि एक पेशेंट जो है उसको सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए। बिल्कुल। तो जब भी कोई मस्कुलोस्केलेटल इशू हो तो राइट पर्सन जनरल फिजिशियन है और उसके साथ फिजियोथेरेपिस्ट है, बट इनकी अपनी लिमिटेशंस हैं, ठीक है। हमारे यहाँ ये मसला एक अपनी जगह पे हो जाता है कि एक बंदा, कोई भी बंदा जिसको कोई भी एक स्किल आ जाए तो अपने आप को वो समझता है कि यार ये मेरे ऊपर ख़त्म हो गया। सर, ये इसको ज़रा कंक्लूड कीजिएगा, हमने अपनी गेस्ट की तरफ में मूव करना है। हाँ, श्योर। तो अब वो जो है इसमें जो राइट पर्सन है, आगे हम बात करें तो अब स्पाइन जो है एक अलग स्पेशलिटी बन चुकी है। ओके। स्पाइन जो है वो न्यूरो बेस्ड और आर्थोपेडिक बेस्ड अलहदा से, पहले इसके अंदर स्पेशलाइजेशन वो लोग स्पाइन के लिए पहले न्यूरो सर्जरी में करते हैं या आर्थोपेडिक सर्जरी में करते हैं। ये स्पेशलाइजेशन मुकम्मल कर लेने के बाद फिर वो आगे जो है सुपर स्पेशलिटी करते हैं इन द स्पाइन सर्जरी। इसमें बाकायदा अब इवन FCPS भी शुरू हो गया और उससे पहले दुनिया में सेंटर्स हैं अलहदा से, जिसमें CMS रावलपिंडी है जहाँ से मैं ट्रेंड हूँ। वो डेडिकेटेड सेंटर था जो कि स्पाइन के लिए ट्रेनिंग दे रहा था। या उसी तरह घुरकी हॉस्पिटल लाहौर में है, या उसके बाद आगा खान में, या इस सब मुल्क के बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं, तो वहाँ पे स्पाइन सर्जरी के अलग डिपार्टमेंट्स बन रहे हैं और स्पाइन की टोटल एक अलग ट्रेनिंग्स जो हैं वो चल रही हैं। तो वो जो है राइट पर्सन इज़ नॉट द न्यूरो सर्जन, नॉट द आर्थोपेडिक सर्जन, इट्स द स्पाइन सर्जन हु इज़ द राइट पर्सन यू हैव टू कंसल्ट एंड गो टू। मैम, जिस तरह सर ने बड़ा तफसीलन हमें बताया कि एक हेल्दी डाइट चाहिए, हेल्दी जो है वो लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, सेडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं होना चाहिए, उस तरह ब्यूटी के हवाले से भी ये जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रखती हैं चीज़ें। जब आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी जो स्किन है वो डल हो जाएगी। पहले अपनी हमें लाइफस्टाइल बताएं एक हेल्दी पर्सन के लिए, उसी के साथ स्किन के रूटीन्स भी बताइएगा, मॉर्निंग की भी और इवनिंग की भी।
फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, जैसे किसी भी चीज़ को चलाने के लिए आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत काउंट होती है। अब जब आपको एक इशू आ जाता है, बहुत सारे लोगों को आजकल इशू आ रहा होता है जी, जो मेरा हेयर वो फॉलिंग में आ रहा है, मेरी स्किन पे जी देखें जी ये पिगमेंटेशन स्टार्ट हो रही है, मेरी स्किन ख़राब हो रही है। कभी भी हमने इसके ऊपर ये नहीं फोकस किया कि हमारी अपनी बॉडी में क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, हमने क्या करना है, फ़ौरन जाना है बाज़ार से महंगा सीरम या कोई भी चीज़ है जो हमने आजकल एक वो टीवी में एड्स चल रहे होते हैं उसको काउंट करना है, या सोशल मीडिया का जैसे आपको पता है दौर है, जो देखा है वो अप्लाई करना शुरू कर दिया। हमने कभी भी अपनी बॉडी के ऊपर कभी भी फोकस नहीं किया है। आपको पता है जब आपकी हेयर फॉलिंग स्टार्ट होती है और आपकी स्किन के ऊपर जैसे ये स्कार्स वगैरह आना शुरू हो जाते हैं और आपकी स्किन पैची स्किन स्टार्ट होने शुरू हो जाती है, पिगमेंटेशन स्टार्ट होती है, मेन रीज़न आपकी ये होती है कि आपकी बॉडी से विटामिन डी का लेवल कम हो रहा होता है, आपका ब्लड में से एच भी कम हो रहा होता है। अगर एच भी प्रॉपर पूरा है तो आपका फेरोटिन लेवल कम हो रहा होता है। कभी भी हमने इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं किया है, क्योंकि जब भी आपका हेयर और आपके नेल की जब आपके टूटना स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हमें अपना विटामिन डी को ही चेकअप करवाना चाहिए और उसी का ही हमें अपना एक अच्छा सप्लीमेंट लेना चाहिए। हमें अपनी डाइट को देखना चाहिए। हम जितना आजकल फास्ट फूड इनटेक कर रहे हैं उतना ही उसका जो इम्पैक्ट है, हम वक्त से पहले बूढ़े होते जा रहे हैं। आप लाख कोलेजन सप्लीमेंट ले लें, आप कभी भी यंग नहीं हो सकते, आप नहीं हो सकते जब तक आप अपने घर में अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करेंगे। आप डेली प्रॉपर आप देखिए सुबह उठें, आप अच्छा सा एक वाटर लें, वाटर के अंदर आप थोड़े सा आइस क्यूब डालें, आप एक अच्छा सा अपना मसाज लें जिसको बोलते हैं वाटर फेशियल। उससे क्या होता है, आपके जो पोर्स होते हैं स्किन के वो लॉक होने शुरू हो जाते हैं, आपकी स्किन हेल्दी होती है। और वो क्या होता है जब वो कूलिंग होती है, वो कूलिंग के साथ जब आप 2 से 3 मिनट का फेशियल मसाज लेते हैं वाटर के साथ, कूल वाटर के साथ, उससे क्या होता है कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी हो रही होती है। आपकी जितनी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी उतनी ही आपकी स्किन जो होगी वो डिहाइड्रेट हो रही होगी, आपकी स्किन के ऑक्सीजन का लेवल प्रॉपर हो रहा होगा, आपकी स्किन हेल्दी होगी और आप यंग हो जाएंगे। मैम ये आपने बहुत हमें तफसीलन ज़रा समझाया। अभी आपने कुछ बात की थी कि टाइप्स ऑफ स्किन पे, कि हम लोग जो हैं जिस रीजन में रह रहे हैं वो हमारी टाइप्स ऑफ स्किन है, लेकिन हम लोग जो जनरली प्रैक्टिस में देखते हैं कि जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर अपनी स्किन की बात कर लेता हूँ, मेरी स्किन को कहा जाता है जी आपकी एक ऑयली स्किन है जिसके अंदर सीबम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, तो आप सैलिसिलिक एसिड यूज़ करें अपने दिन में, रात में भी क्लिनजर जो है वो सैलिसिलिक एसिड यूज़ करें। इसी के साथ कुछ जो सीबम कंट्रोल हमारे सनब्लॉक हैं वो अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। तो ये ज़रा टाइप्स के हवाले से ज़रा हमें दोबारा बताइएगा, और एक स्किन के रूटीन मॉर्निंग की एक अच्छे, अगर आप रीजन के हवाले से बता दें हमारे रीजन के लिए क्या होनी चाहिए मॉर्निंग की, ज़रा स्किन के रूटीन बताइए। देखिए जैसे अब आपने कहा जी मेरी ऑयली स्किन है, ठीक है, अब आप सबसे पहले सुबह उठें, सुबह उठने के बाद आप एक बॉल में चिल्ड वाटर लें, चिल्ड वाटर के साथ आप अपना 2 से 3 मिनट अच्छा सा स्पा ले लें। ओके, ठीक है, चिल्ड वाटर का जैसे ही स्पा लेंगे आपकी स्किन का जैसे ब्लड सर्कुलेशन कंट्रोल होगा, आपके ऑक्सीजन का लेवल अच्छा होगा, आपकी ऑयली स्किन जो होगी वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, ठीक है। इसी तरह जब भी आप रात को सोने से पहले आप कोई भी क्लींजर अच्छा सा वाटर बेस का, नॉट अ मिल्की ऑयली बेस, क्योंकि जब भी हम कोई भी ये क्लींजर वगैरह परचेज करते हैं हमने कभी भी उसके पीछे से इंग्रेडिएंट्स को नहीं रीड किया होता, हम सिर्फ ब्रांड को फोकस कर रहे होते हैं। आप वाटर बेस का कोई भी अच्छा सा क्लींजर है, क्लींजर के साथ आपने उसकी डबल आपने क्लींजिंग करनी है। आपने एक दफ़ा पहले क्लींजर लगाया, फिर उसके बाद 5 मिनट बाद आपने अच्छे से वाटर से उसको वॉश किया, फिर आपने दोबारा क्लींजर लगाया। दोबारा क्लींजर लगाने के बाद कोई भी अच्छा सा विटामिन सी या सन ब्लॉक SPF 20 आपके लिए इनफ है। ओके, क्योंकि जितनी हम हाई डोज में जाएंगे उतनी ही हमारी स्किन का बेड़ा गर्क होना स्टार्ट हो जाता है। मैम इस पे ज़रा तफसीलन हम बात करेंगे। इस वक्त नाज़रीन वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम अपनी जो ब्यूटी एक्सपर्ट हैं उनसे ये जान रहे थे कि एक लाइफस्टाइल किस तरह का होना चाहिए और स्किन के रूटीन क्या होनी चाहिए। जी मैम अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा। बिल्कुल, जैसे मैंने अब आपको सुबह का बताया कि आप एक अच्छा सा चिल्ड वाटर के साथ आप एक फेशियल लें, उसके बाद आप अपना अच्छा सा कोई सन ब्लॉक यूज़ करें। ठीक है, चाहे आप सन ब्लॉक पे आपने एक बात की कि SPF 20 होना चाहिए। जी। हमारे यहाँ बड़ा क्योंकि हार्श वेदर है मुल्तान का भी, तो हमारे यहाँ जनरली टेम्परेचर जो है वो हायर साइड पे होता है, तो SPF एडवाइस किया जाता है कि अगर आप AI से भी आज आप पूछें, चाहे GPT कर लें या जेमिनी से पूछ लें, तो वो आपको SPF ज़्यादा ही एडवाइस करेगा। तो मेरे लिए ये बड़ी एक शॉकिंग बात थी कि आपने SPF 20-25 सर देखिए, सबसे पहले हमने क्या करना होता है, हमने पहले स्किन भी तो देखनी है ना कि स्किन की लेयर क्या है।
ठीक है। सेकंड में जितनी डैमेज स्किन होगी उसी हिसाब से ही हम सन ब्लॉक उसको रेकमेंड करते हैं। जैसे अब आपने कहा मेरी अपनी स्किन है, अब आपकी स्किन के लिए SPF 20 जो है वो एक नॉर्मल है। सन ब्लॉक भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है सनस्क्रीन होता है, वो भी आजकल सन ब्लॉक के तौर पे यूज कर रहे होते हैं, और एक होता है सन ब्लॉक होता है। ब्लॉक का मतलब ये होता है कि उसने जी एक वॉल खड़ी कर दी है, आपने एक प्रोटेक्टर वॉल, ठीक है, उसने आपके सन को प्रॉपर यानी कि हर चीज़ से उसने रोक दिया। देखिए जब एक ब्लॉकेज आ जाती है ना, तो आपकी स्किन के अंदर से भी तो एक ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन का लेवल हो रहा होता है, वो कहाँ पे जाएगा, वो फिर ब्लास्ट नहीं करेगा। अक्सर लोग जो सन ब्लॉक यूज़ करते हैं उसके बाद उनकी यही कंप्लेन आती है, जितनी हाई डोज होगी, हाई डोज के ऊपर भी बता रही हूँ, उनकी यही कंप्लेन होती है कि जैसे हम वॉश करते हैं जी मुझे एक्नी स्टार्ट होती है। अगर आप सन प्रोटेक्टर में सनस्क्रीन को यूज़ करते हैं, क्योंकि जैसे अब हम एशियन है, हमारे यहाँ कोई इतना गर्मी का नहीं होता, हमारे 2 से 3 माह 4 माह के बाद नॉर्मली हमारा वेदर इतना अच्छा हो जाता है, और गर्मी में हमारे घरों में नॉर्मली AC चल रहे होते हैं, हम लोग इतना बाहर, हमारा जो वर्किंग आवर्स है वो बाहर वाले इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। उसमें अगर हम सनस्क्रीन यूज़ करते हैं तो सनस्क्रीन क्या होती है, वो आपकी ब्लड सर्कुलेशन को भी प्रोटेक्ट कर रही होती है, आपकी स्किन के ऑक्सीजन के लेवल को भी प्रोटेक्ट कर रही होती है, और वो आपको सन रेजेस से भी प्रोटेक्ट कर रही होती है, ठीक है। ये भी एक प्रॉपर वॉल होती है, लेकिन ये वो वॉल होती है जो आपकी दोनों साइड पे काम कर रही होती है। इसी तरह जब आप ये लगाते हैं, फिर हमारे यहाँ एक और बड़ी मिथ चली होती है कि सन ब्लॉक अगर आपने सुबह को लगाया तो अब आपने शाम तक उसी के साथ ही रहना है, रीअप्लाई करना है। हाँ, आपने जब भी, आपने हर 2 घंटे बाद आपने उसको वॉश लाजमी करना है। ओके मैम, अपनी बात को ज़रा कंक्लूड कीजिएगा, फिर मैं सर की तरफ मूव करूंगा ताकि हम अपने कॉलर का जो है वो जवाब ले सकें। जी। और इसी तरह हमने क्या करना होता है, जब रात का टाइम आता है, रात के टाइम में हमारे यहाँ ये एक अच्छा सा बना हुआ है कि बस आप मुंह धो लें, नाइट क्रीम लगा लें, नाइट सीरम लगा लें, ऐसे नहीं होता है। आप अच्छी तरह जब से डबल क्लींजिंग करते हैं उसके बाद भी आपने जो भी सीरम अप्लाई किया, बेस्ट सीरम अगर आप कहते हैं, अगर होम रेमेडी में हमसे पूछें तो कैस्टर ऑयल की अगर आप वीक में 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह आप स्किन की थेरेपी करते हैं, आपकी स्किन की तमाम प्रॉब्लम जो होती है वो सॉल्व हो जाती है, क्योंकि उससे क्या होता है, वो आपकी ब्लड सर्कुलेशन को इतना अच्छा कर देता है कि आपकी स्किन बिल्कुल यंग एज में आना शुरू हो जाती है, आपकी पिगमेंटेशंस को रिमूव करती है, आपकी बॉडी के जितने भी डल्स जो होते हैं जो हम लोग फेशियल से नहीं निकाल सकते वो उससे भी रिमूव हो जाता है। आपको हाइड्रेटेड नहीं होता। अच्छा फेस वॉश, उसके साथ एक अच्छा क्लिंजर फेस, हाँ। उसके साथ एक कैस्टर ऑयल अगर हम रात को इस्तेमाल कर लें तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। सर अपने जो हमारे कॉलर थे उनके सवाल का जवाब दीजिएगा। इसी के साथ अगर अब कोई एक पेशेंट जो है वो आपके पास आ गए हैं, जनरली आप बता रहे थे कि 90 to 95% केसेस इस तरह के होते हैं जो मेडिकेशन से रिजॉल्व हो जाते हैं, तो उनके रिकवरी टाइम के बारे में भी हमें बताइएगा कि हमारे यहाँ कायरोप्रैक्टर्स और फिजियोथेरेपी का जो कल्चर नहीं है तो फिर वो रिकवरी किस तरह होती है। अच्छा, पहले तो जो सवाल था हमारे व्यूअर का, उनकी मदर हैं और उनको हड्डियों में और जोड़ों में दर्द रहता है जी, तो उसमें ना जो बहुत एक अहम सेगमेंट है वो ये है कि क्या सुबह के टाइम में जब वो उठती हैं तो उनके जिस्म के जोड़ों में अकड़ाव होता है या नहीं, जोड़ अकड़े हुए होते हैं या वैसे ही दर्द होता है, और दर्द मॉर्निंग में सुबह के टाइम में बहुत ज़्यादा होता है या रात के टाइम में ज़्यादा होता है, यानी वक्त गुजरने के साथ साथ एक्टिविटी के साथ जो है वो बढ़ता चला जाता है, या मॉर्निंग में जब सो के उठते हैं तो उस टाइम अकड़ाव होता है। तो अगर तो दर्द ऐसा हो जो सुबह के टाइम में अकड़ाव के साथ है तो वो एक हमें रोमाटाइड की तरफ या कुछ और चीज़ों की तरफ निशानदेही करता है, तो उसके लिए तो लाजमी उनको अपने किसी कंसल्टेंट डॉक्टर को मिल लेना चाहिए। बिल्कुल, हमारे पास 30 सेकंड्स हैं, अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स दीजिएगा। हमने क्योंकि बिल्कुल हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स आवाम के लिए कुछ आप गाइड करना चाहें तो। बिल्कुल, जिस तरह मैडम सादिया इरफान भी बात कर रही थी और मेरा भी मैसेज यही है कि एक जो बॉडी है ना वो एक बैलेंस मांगती है, बैलेंस इन योर स्लीप, बैलेंस इन योर डाइट, बैलेंस इन योर डेली रूटीन्स, और आपका जो है वो एक्सरसाइज वगैरह के बारे में, इन तमाम चीज़ों का एक बैलेंस होगा तो आप हेल्दी रहेंगे, आपकी स्किन भी बेहतर रहेगी, आपका मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम भी बेहतर रहेगा, आपकी स्पाइन भी बेहतर रहेगी। और बाकी जो आपने आखिरी बात की कि जो एक पेशेंट है उसकी रिकवरी, तो रिकवरी एक पूरा एक रिजीम है, इट्स नॉट द मेडिकेशन, इट्स एन इंटीग्रल प्रोग्राम, जिसमें एक तरफ जो है वो हम पहले मेडिसिन के साथ कुछ पेन को कम करेंगे, साथ में उसकी जो स्ट्रेंथनिंग के लिए हम फिजियोथेरेपी को साथ में लेंगे, और साथ में उसको डाइट के ज़रिए जो है वो तमाम चीज़ें उसकी नरिशमेंट जो चाहिए तो वो देंगे। तो ये इंटीग्रल प्रोग्राम है जिसके साथ पेशेंट जो है वो ठीक हो सकता है, एंड बेस्ड अपॉन 3 to 5 डेज़, और कुछ के अंदर जो है 6 वीक्स के अंदर चीज़ें जो हैं
वो बिल्कुल बेहतर हो सकती है। 90% पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि विदाउट एनी सर्जिकल इंटरवेंशन जो है वो ठीक हो सकते हैं। आपने घबराना नहीं है, आपने जो है वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर महमूद, आज हमारे साथ आप मौजूद थे। आपने हमें बहुत तफसीलन बताया कि किस डॉक्टर का इंतखाब करना चाहिए, लाइफस्टाइल आपका किस तरह होना चाहिए और हमें किस किस तरह की चेंजेस अपनी लाइफस्टाइल में करने की ज़रूरत है। इसी के साथ मैम सादिया इरफान, आपका बहुत शुक्रिया। आज आपने हमें बड़ा तफसीलन बताया कि हमारी स्किन की टाइप्स क्या हैं और हमने उनके स्किन का ख्याल किस तरह रखना है। आप दोनों की तशरीफ आवी का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान तिहामा आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।